अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सिद्दी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और घूमने फिरने भी गए होंगे, आपने सैर व तफरीह भी की होगी, कोरोना SOPs को भी फॉलो किया होगा, अपने और अपने चाहने वालों की सेहत का भी ख्याल रखा होगा। और क्या क्या किया होगा मदीहा? और जनाब लोगों ने PSL के मैचेस एंजॉय किए होंगे और लाहौरियों के लिए तो ये वीकेंड वाज वेरी सैड क्योंकि लाहौर कलंदर वाज डूइंग वेरी गुड। अब से पहले 5 जो सीजन से लाहौर कलंदर समा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इस बार तो परफॉर्म भी करी थी लेकिन जीता कोई और, लेकिन हमने देखा हार लाहौर कलंदर्स क्या। आप अंदाजा कीजिए कि वो टीम जिसके पास मोमेंटम था जब पहले PSL हो रहा था, उसके बाद हमने देखा कि कैसे दूसरी टीमों के हारने या जीतने से उसको फर्क पड़ा और अब लाहौर कलंदर्स जो हैं वो वापसी का टिकट कटवा चुके हैं। कराची किंग्स की क्या सिचुएशन? कराची किंग्स का जनाब आज है एलिमिनेटर मैच, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आज जीतना ही जीतना है और आज अगर कराची किंग्स ना जीता तो कराची किंग्स PSL अच्छे रन रेट से भारी मार्जिन से जीतेंगे तभी कुछ होगा। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा मसला वो ये है कि जनाब कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है मुल्क भर में और काफी एक तो नहीं सुने ना, जो हमें वैक्सीन प्रोवाइड करने वाले वो कौन कौन है, वो कहते हैं ना कि आपके साथ ताउन किया है तो चीन फराम कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फराम कर रहा है, कोवैक्स के ताउन से हमें वैक्सीन मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वैक्सीन की किल्लत है और इस किल्लत को दूर करने के लिए इक़दामात जारी और सारी। यू रिमेंबर हमने इस हवाले से जब पिछले एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले शो किया था, हमने बात की थी कि लाहौर में एक्सपो सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई हुई है और वहाँ पे लोगों को लौटाया जा रहा था। तो तभी हमारे साथ जो वहाँ के जो सेहत के मशीर हैं उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास तो 25,000 डोजेस मौजूद है। अगर 25,000 डोजेस मौजूद थी वो हमने नहीं देखी। हमने देखा कि 2 दिन लाहौर के एक्सपो सेंटर में कितनी परेशानी रही लोगों को, वैक्सीन वहाँ पे खत्म हो चुकी हुई है। कराची में सिचुएशन है, रीजंस भी हैं। देखें, एक तो प्रोक्योरमेंट का इशू है। अब सिंध में जो किल्लत हुई है उसकी वजह से कहा जा रहा है, कासिम सुमर साहब वो ये कहते हैं कि जनाब सिंध को खुद वैक्सीन खरीदने का इख्तियार दिया जाए। विफाक को खत लिखा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। विफाक ये कहता है कि सिंध खुद से खरीद सकता है, अभी तक हम उनको मुफ्त में वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। तो ये मामलात हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हुआ है। अगर एक दिन में 4.25 लाख के करीब लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उससे जाहिर है कि एक लोड आएगा और उसको लोड को मैनेज करना चाहिए। ये तो तमाम चीजें आपको पहले प्लान करनी चाहिए ना। इस सवाल से बात करेंगे और आज प्राइमरी स्कूल्स खुल रहे हैं तो देखेंगे जनाब के स्कूल्स में आज बच्चों की स्ट्रेंथ क्या, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर आ लेते हैं। आवाम को कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सामना, मुलाजमीन को तनख्वाहें रुक जाने का डर सताने लगा, तलबा को यूनिवर्सिटी इम्तिहानात की फिक्र लाहक। हुकूमत ने 15 लाख खुराकें चीनी कंपनी सैनोवेक से खरीद ली, वैक्सीन की खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। कराची में एरोनॉटिकल इंजीनियर ने शरबत का ठेला लगा लिया। नौकरी ना मिली तो हिम्मत ना हारी, अपना कारोबार शुरू कर दिया। शरबत बेचने वाला अब्दुल मालिक कारोबार के फरोग के लिए कोशां। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना है। कराची की बात करें, लाहौर की बात करें या फिर पेशावर की बात करें, इन समेत दीगर शहरों में हम देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन जो है ये नहीं दस्तयाब, जिसकी वजह से जो वैक्सीन का जो सिलसिला है ये रुक गया। वैक्सीनेशन का सिलसिला रुक गया है। लोग परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन वो ये समझते हैं कि अगर उनको वैक्सीनेशन ना हो पाई तो ऐसे में कहीं उनकी तनख्वाहें ना रुक जाए। और सही समझते हैं क्योंकि यही कहा गया है जितने भी तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं कि जब तक आप अपनी कोरोना वैक्सीन नहीं करवाएंगे जुलाई की आपको सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि लोगों ने हमने देखा कि लोगों का दिल नहीं था वैक्सीन लगवाने का। अब उनको ये टेंशन है, जबकि जो यूनिवर्सिटी इम्तिहानात के लिए वैक्सीनेशन आपको मालूम है कि वो भी लाजमी करार दिए जाने की वजह से तलबा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो उसके चक्कर लगा लगा के थक गए, लेकिन वहाँ पर वैक्सीन नहीं दस्तयाब। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 2000 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं मुल्क भर में। और अभी जो फैसल सुल्तान साहब हैं, जैसे कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन मंगवाई हुई है, उसके आने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि जिन कंपनीज से प्रोक्योर की जाती है ज़ाहिर है उनके पास भी डिमांड एंड सप्लाई का एक सिलसिला मौजूद है, सिस्टम मौजूद है। तो इस हवाले से
कहा यह जा रहा है कि चीन से जो वैक्सीन की खेप है इस्लामाबाद पहुंच गई है और 15 लाख खुराकें चीन की कंपनी साइनोवैक से खरीदी गई हैं। आइंदा हफ्ते 20 से 30 लाख डोज लाई जाएंगी। बिल्कुल जी, और हुकूमत की जानिब से मकामी तौर पे भी कोरोना वैक्सीन की पैदावार बढ़ाने का अब डिसीजन ले लिया गया है और आइंदा माह से पाक वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का आगाज़ होगा। NIH माहाना 30 लाख डोज तैयार करेगी और पाक की तैयारी के लिए खाम माल चीनी कंपनी कैंसाइनोफार्म फराहम करेगी। अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि लाहौर में क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो जुमे को लाहौर के एक्सपो सेंटर में हुआ वो आपके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लाहौरियों को कोरोना वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन मिलेगी या नहीं। हसन हफीज हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, ये बताएगा कि आज क्या सिचुएशन है कोरोना वैक्सीन के हवाले से लाहौर में। देखें, जिस तरह से यहाँ लाहौर के एक्सपो सेंटर में मैं मौजूद हूँ और ये गुज़िश्ता एक हफ़्ते से यहाँ लोग परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन की किल्लत थी और 2 रोज़ कबल यहाँ पर एहतजाज भी हुआ और लोगों ने दरवाज़े भी तोड़े, खिड़कियाँ भी तोड़ी और शीशे भी तोड़े इस वजह से कि उनको वैक्सीन नहीं लग रही और गर्मी में शदीद लंबी कतारें लगी हुई थी। अभी मैं यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जिस तरह से एयरलिफ्ट करवाई गई है 1.5 मिलियन डोजेज़ साइनोवैक की, यानी कि 15 लाख डोजेज़ आ चुकी हैं, जिसमें से 40% कोटा जो है वो पंजाब को मिला है, जिसमें से अगर बात करें 40% अंदाज़न जो है वो 6 लाख के करीब जो है वो डोजेज़ पंजाब को मिली है। और अगर लाहौर की बात करें तो 3 लाख डोजेज़ उसमें से लाहौर को मिली हैं। सिर्फ इस वक्त लाहौर एक्सपो सेंटर में साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग जो ज़्यादातर तादाद आज देखने में आ रही है वो ओवरसीज़ की है, वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनको वैक्सीन तो अवेलेबल यहाँ नहीं है। आपने जो परसेंटेज बताई है, जो कोटा बताया है 40% के लिहाज से अगर 6 लाख उनको डोज मिली तो ऐसे में जी क्या होगा कि ये कितने दिन के लिए वैलिड होगा ये जो आप वैक्सीन बता रहे हैं? अगर 3 लाख वैक्सीन लाहौर के लिए मिली है तो लाहौर के अंदर एक दिन की वैक्सीनेशन का हदफ कितने लाख का है? देखें इशफाक, ये जो परसेंटेज आप बता रहे हैं कंपेयर किया जाए, पहले लोग जो लगवा रहे थे अब उसकी तादाद, जैसे आपने पहले भी बताया कि इजाफा हुआ है। रोज़ाना लाहौर में अगर बात करें तो 50,000 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। अगर अब की रीसेंट परसेंटेज अगर बात करें तो 50,000 के हिसाब से देखी जाए तो 3 लाख डोजेज़ अगर लाहौर को मिली है तो 4 से 5 दिन का जो स्टॉक है वो इनके पास मौजूद है और 1 दिन का स्टॉक पहले ही लाहौर के पास मौजूद था। लेकिन अब सवाल ये कि अब अगला प्लान क्या है। इस वक्त अगर मैं हल्का सा आपको पैन करके दिखाऊं तो यहाँ पर लोग जो हैं वो ओवरसीज़ हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं उनको ऑस्ट्राजेनिका लगे। ऑस्ट्राजेनिका की कोई डोज भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी सिचुएशन ये है कि जो 20 तारीख को 2 लाख जो है 20 लाख वैक्सीन आनी थी जो साइनोवैक और साइनोफार्म की है वो नहीं आई। अब जो 20 तारीख को आनी थी अब वो 22 तारीख को आएंगी और वो डिस्ट्रीब्यूट होते होते 24 तारीख तक पंजाब में और लाहौर में पहुंच जाएंगी। अभी एमरजेंसी बुनियादों पर साइनोवैक लगाई जा रही है और ऑस्ट्राजेनिका 27 जुलाई को सॉरी जून को 5 लाख डोजेज आएंगी। अब एक हफ्ता इन लोगों को इंतजार मजीद करना पड़ेगा, जबकि जो फाइजर है वो भी लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर लगाई जा रही है एड्स के मरीजों को और कैंसर के मरीजों को। सही, बहुत शुक्रिया जी। हसन हफीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद कह रहे थे कि भी वो लोग जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं तो 27 जून के बाद आपके लिए ऑस्ट्राजेनिका जो है वो अवेलेबल होगी। फाइजर भी ये भी लाहौर में कहीं कहीं अवेलेबल है, लेकिन अभी देखना ये कि जो साइनोवैक अभी वो लगाई जाएगी, जब देखा ना कि पाक जो है ये कब तक जो है बड़ी क्वांटिटी में बनाई जाएगी। और उसके ऊपर लोगों को एतमाद करने की ज़रूरत है क्योंकि जाहिर है कि जो खाम माल है वो चीन की कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। सिंगल डोज वैक्सीन होगी, फिर एक वायल से कई वैक्सीन लगाई जा सकेंगी, इस हवाले से हम बात भी कर चुके हैं। तो आपको भरोसा करना होगा वैक्सीनेशन के अमल पर और आवाम का एतमाद हासिल होगा तो जाहिर है कि हुकूमत भी इस वायरस पर काबू पाने में किसी हद तक अपना किरदार अदा कर पाएगी। तो इसी हवाले से अब हम किससे बात करने जा रहे हैं? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद। उनसे मजीद जानेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीनेशन की हमने देखा कि किल्लत थी, इसकी वजह से कई सेंटर्स पर जो सर्विस थी वो मुअत्तल हुई थी, अभी क्या सूरत हाल है? अरसे से वॉक इन वैक्सीनेशन तमाम उम्र के लोगों के लिए खोल दी गई है। उसकी वजह से आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस सेंटर पे कितने लोग और कितनी तादाद में उस दिन लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने आएंगे। और होता ये है कि कुछ सेंटर्स के ऊपर रश ज़्यादा हो जाता है और कुछ सेंटर्स के ऊपर कम होता है। तो जिस पे रश ज़्यादा होता है वहाँ पर देखने में आया कि वैक्सीन की हमें थोड़ी सी किल्लत महसूस हुई, तो फौरी तौर पे वैक्सीन को रीलोकेट करने के लिए भी इकदाम किए गए कि जहाँ पर
جن سینٹرز پہ وہ زیادہ تعداد میں موجود تھی ان کو ان رش والے سینٹرز پہ ٹرانسپورٹ کیا گیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے تھوڑی سی شارٹیج آئی بھی تھی, کچھ مینجمنٹ کے ایشو تھے اور پیچھے سے کچھ سپلائی چین جو ہے وہ افیکٹ ہوئی تھی, کیونکہ ہمارے توقع سے زیادہ اچھا رسپانس لوگوں کا آیا اور لوگ واک ان ویکسینیشن کے لیے آئے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ خوش آئند بات ہے. اچھا, ملک میں جو کورونا کی اس وقت قلت نہ ہو, اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وبا ہے اس کی شرح میں بھی کمی آئی ہے, تو قلت جو ویکسین کی ہے اس کو ایسا نہ ہو, اس کو یقینی بنانے کے لیے اب کیا ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں, کہاں سے ویکسین لے رہی ہے؟ جی بالکل, ظاہر ہے کہ ایک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2021 کے آخر تک ہم نے اپنے 7 کروڑ عوام کو ویکسینیٹ کرنا ہے تاکہ دوبارہ سے جو ہے یہ وبا میں اضافہ نہ ہو. تو اس کے لیے حکومت نے پورا ایک اسٹریٹجک پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے فیزز میں ویکسین منگوانی ہے, کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں ویکسین آتی ہے تو اس کو انتظام بھی ہونا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ لگے, اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, اس کی سٹوریج کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے, اس لیے اکٹھی منگانے کے بجائے یہ کنسائنمنٹس میں آ رہی ہے. کل 20 جون کو ہمارے پاس 15.5 لاکھ ویکسین کی ڈوزز پہنچ گئی ہیں, 22 کو مزید 25 لاکھ ڈوزز آ رہی ہیں, اور اس کے 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید 25 سے 30 لاکھ خوراکیں جو ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گی. اس کے علاوہ پاک ویک جو ہمارا پاکستان کی ہے اس کی بھی 4 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ فوری طور پہ اویلیبل ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں آنے والے دنوں میں ویکسین کے ہمیں کسی قسم کی بھی شارٹیج نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ دیکھیں چلے ہم اچھی ویکسینیشن کا ہمارا پروسیس بھی جاری و ساری ہے, لیکن سم ہاؤ پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے اور ہمیں ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا ہے. عید آگے آنے والی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ کام کیا جانا چاہیے, اور آپ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ وبا مزید نہ پھیلے؟ اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ عید سے پہلے ہم اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں, تاکہ اس طرح کی پابندیاں ہمیں نہ لگانی پڑیں جو کہ ہمیں چھوٹی عید پہ اور اس سے پہلے دوسرے مواقع پہ دیکھنی پڑی تھی. تو پہلی اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو مزید تیز کیا جائے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تقریباً 4 لاکھ تک بھی جو ہے, اور 4 لاکھ سے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیلی ویکسینیشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں. کیپیسٹی گورنمنٹ کے پاس اس سے زیادہ بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویکسین کی نئی کھیپ آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے, اور دوسری یہ کہ جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے لوکل انتظامیہ کو متحرک کیا گیا ہوا ہے, اور وہ مختلف جگہوں پہ, چاہے وہ ریسٹورنٹس ہوں, مارکیٹ پلیسز ہوں, جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پر ان کے باقاعدہ وزٹس ہوتے ہیں, چھاپے ہوتے ہیں, وہ ان جگہوں کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ ایس او پیز پہ عمل درآمد اور چیز بڑی کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو چین کی ویکسینز ہیں, جیسے سائنو فارم ہو گئی, سائنو ویک ہو گئی, کین سائنو ہو گئی, یہ عالمی سطح پر اور مختلف ملکوں میں ان کی قبولیت کے حوالے سے سوالات ہیں. تو آپ تو ایفرٹ کر رہے ہیں, کیا کوئی کوآرڈینیٹڈ مشترکہ لاہ عمل ہوگا آپ کا چین کے ساتھ مل کے اس حوالے سے کوششیں کی جائیں؟ جو چائنا کی ویکسین پاکستان. اچھا جی, تو جناب نوشیرہ سوال آپ تک پہنچ سکا ہے؟ بیسکلی ہم جاننے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری تو کوششیں یہ ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ بیرون ملک بھی قابل قبول ہو, اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ اگر سائنو فارم, کین سائنو اور اس کے علاوہ سائنو ویک جو ہیں, WHO نے تو ان کو اپروو کر دیا ہے, سائنو فارم کو بھی اور سائنو ویک کو بھی, لیکن مختلف ملکوں میں اس حوالے سے ایکسیپٹنس کے حوالے سے, قبولیت کے حوالے سے سوالات ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر چین کے ساتھ مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو تو ایک بڑی کامیابی اس حوالے سے مل سکتی ہے. تو نوشین صاحبہ, اگر سوال میرا آپ تک پہنچ چکا ہے تو کائنڈلی اس کا جواب دے دیجیے گا. جو چائنا کی ویکسین پاکستان میں استعمال ہوئی ہے اس کو WHO نے جو ہے وہ ایمرجنسی یوز کے لیے اس کا اپروول دیا ہوا ہے, اور جب WHO کسی چیز کا اپروول دیتا ہے تو اس چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اس وقت ہمارا فورن آفس جو ہے, کیونکہ یہ خاص طور پہ ایشو ہمیں اس وقت امیڈیٹلی جو ایشو آ رہا ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ آ رہا ہے, تو ہمارا فورن آفس جو ہے وہ ان سے بات چیت کر رہا ہے, ان سے نیگوسیشنز کر رہا ہے, اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ویکسینز کو ان ممالک میں بھی ان کا اپروول کرائیں تاکہ یہ وہاں پر بھی ایکسیپٹیبل ہو. اس کے لیے بہت ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ فورن آفس جو ہے وہ بات چیت ان کی جاری ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہ اگر آپ کو ٹریول کرنا ہو, خیر حج تو اس پر پاکستان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے, حج ہوئی اور بہت ساری چیزوں کے لیے جب آپ کو بیرون ملک ٹریول کرنا ہوتا ہے تو فائزر جو ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی سب سے زیادہ ہے. تو یہ کہیے گا, کیونکہ اس کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے, تو کیا پرائیویٹ کمپنیز کو اجازت ملے گی کہ وہ فائزر خرید سکے خود سے؟
فائزر کی مانگ اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ ایک امریکن ویکسین ہے اور جو امریکہ اور جو مختلف یورپین ممالک میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر انٹری آسانی سے مل جائے گی. تو یہ کسی سٹیج کے اوپر بھی نجی کمپنیوں کو جو ہے وہ ویکسین کو باہر سے منگوانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ حکومت نے ہر سٹیج کے اوپر پرائیویٹ کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جو باہر سے منگانے کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو آسان بنایا گیا ہے، اس کو شارٹن کیا گیا ہے. حکومت نے اپنی طرف سے تمام چیزوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، مگر یہ کہ دنیا میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ کمپنیز نے چونکہ تھوڑی مقدار میں لینی ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ایشو کی وجہ سے ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. مگر انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ بھی اس ویکسین کو منگائے گی، اور ہم اس چیز کا پوری طرح سے گورنمنٹ کو ادراک ہے کہ ہمارے باہر جانے والے لوگوں کو آسانیاں ہم ان کے لیے پیدا کریں. یہاں میں صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو فائزر کی ویکسین کی ریکوائرمنٹ ابھی تک پوری دنیا میں کسی کنٹری نے اس کو مشروط نہیں کیا ہے ان کی کنٹری میں انٹر ہونے کے لیے. صرف یہ شرط ضرور ہوتی ہے کہ جو لوگ اس ویکسین کے بغیر ان کے ملک میں آتے ہیں ان کے پاس کووڈ نیگیٹو کا ٹیسٹ ہو اور وہ وہاں پر آ کے کوارنٹین کریں. انٹری کی کسی طرح سے ممانعت نہیں ہے، صرف یہ 2 شرائط پوری کرنی پڑیں گی. جی جناب، بہت نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑے کمپریہنسولی انہوں نے یہ کہا کہ کس طریقے سے جو ویکسین کی پروکیورمنٹ ہے اس حوالے سے اقدامات کریں. اچھا، ایک چیز بڑی اچھی انہوں نے ایکسپلین کی، وہ یہ کہا کہ چونکہ واک ان ویکسینیشن ہو رہی ہے تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے، ایک فیکٹر یہ ہے بڑا ہے کہ ہمارے پاس ویکسینز موجود نہیں ہیں اس تعداد میں جس تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. اچھا رسپانس ملا. اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ کس وقت کہاں پہنچ جائیں، کتنی تعداد میں پہنچ جائیں. بالکل، کیونکہ سب کے لیے ویکسین جو ہے وہ کھول دی گئی نا کہ اگر آپ 20 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے، آپ 19 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے تو آپ آ سکتے ہیں. تو پھر واقعی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس پہ آپ نہیں کچھ پریڈکٹ کر سکتے کہ آج کتنے لوگ ویکسینیشن سینٹر کو کریں گے، لیکن پھر بھی فار دا سیفر سائڈ آپ کے بیک لاگ میں چیزیں ہونی چاہیے. اور دوسرا مینج کرنا ضروری ہے. Yes, مدیہ، آپ کس طرح کی جو اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھیں؟ کیا آپ اس طرح کی اسٹوڈنٹ تھیں کہ جو دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اسکول جتنی تاخیر سے کھلے نہ کھلے، ہر روز چھٹی ملے، یا پھر آپ دعائیں کرتی تھیں کہ میں اسکول جاؤں، پڑھوں، پوزیشن ہولڈر بنوں؟ آپ کو پتا ہے میرے پاس اسکول کے ابھی بھی سرٹیفکیٹس موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ ایک تو میری اٹینڈنس ہمیشہ 100% ہوتی تھی، دوسرا مجھے ہمیشہ سے بچپن میں خبط رہا ہے وقت سے بھی پہلے پہنچنے کا. اچھا، سو میں اسکول اپنے ٹائم سے بھی پہلے پہنچتی تھی اور روز جاتی تھی. مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. لیکن آج کل کے بچے جناب بڑے سست بھی ہو گئے ہیں اور پچھلے دنوں آف کورس نہیں، میں آج کل کا بچہ نہیں تھا لیکن میں بھی ایسا ہی تھا. لیکن مجھے اسکول جانے میں ظاہر ہے کہ کئی بہانے یاد آتے تھے، طرح طرح کی بیماریاں یاد آتی تھیں اور میں یہ سوچتا تھا کہ کس طریقے سے نہ جاؤں. اور دوسرا یہ کہ میری رائٹنگ کوئی اتنی خاص نہیں تھی تو اس کا مجھے یہ لگتا تھا کہ چونکہ میرا دماغ زیادہ تیز ہے میرے ہاتھوں کی رفتار سے، تو اس لیے جناب میں سمجھتا تھا کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں. لیکن کانفیڈنس کے تو نمبر پورے جناب آپ کے. لیکن ابھی جو بچے میں دیکھ رہے جناب اپنا بستہ، اپنی کتابیں کرے پیک اور لے آپ اسکول کا رستہ، کیونکہ سندھ بھر میں پرائمری اسکول آج سے کھل گئے ہیں. اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے ان بچوں کے لیے جن کے 9ویں اور 12ویں جماعت کے پیپرز ہونے والے ہیں کہ ان میں سے کوئی فیل نہیں ہوگا. اور جس بچے کے نمبر 33 سے کم آئے تو اضافی نمبر دے کر پاس کر دیں گے. یعنی کہ 33 سے کم مدیہ 10 بھی ہو سکتے ہیں ویسے، یا 32 کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ تو اگر جس کے 10 آئیں گے نا تو اس کو تو خود نہیں بولنا چاہیے، اس کو تو بولنا نہیں چاہیے، اس کو تو خود شرم کرنی چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے 30 نمبر ہوں تو اس کو 33 نمبر مل جائے. سعید غنی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ خود سنواتے ہیں. کے پیپر کا جو فارمیٹ ہے اس کو چینج کیا اور ہم نے ایم سی کیوز جو ہے وہ زیادہ کر دیے، شارٹ آنسر زیادہ کر دیے، جو لانگ آنسر تھے اس کو کم کر دیا. جو پیپر کا دورانیہ تھا وہ کم کر دیا. کوئی بھی بچہ جو 9ویں 10ویں 10ویں اور 12ویں کے ایگزام دے گا الیکٹیو سبجیکٹس میں، اگر اس کے نمبر 33 سے کم آتے ہیں تو ہم اس کو ایکسٹرا نمبر دے کے 33 نمبر دے کے پاس بھی کر دیں گے. جو ممکن ہو سکتا ہے بچوں کو ہم ریلیز دیں اور ان کی تعلیم آگے بڑھے، لیکن نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہے. چلیں جی، سعید غنی صاحب نے کیا فرمایا وہ تو آپ نے سن لیا. اور اس وقت کیا صورتحال ہے سندھ کے اسکولوں میں، کراچی کے اسکولوں میں، تو اس پر بات کر لیتے ہیں. انور خان اس وقت بنفس نفیس براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنا ماسک اتار چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں بھرپور طریقے سے. تو انور خان ذرا بتائیے گا. ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر. یہ فرمائیں کہ کیا ہو رہا ہے آج؟ سڑکوں پر کوئی غیر معمولی رش ہے؟ جی نہیں، اگر بات کی جائے گی کہ آج کوئی غیر معمولی رش نظر آئے گا تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں، صورتحال یہ تھی کہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا اور اس وقت جب کہ انہوں نے اسکول سندھ بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا، بہت اچھی بات ہے، والدین خوش ہیں.
बच्चे खुश हैं, फिजिकल एक्टिविटी होगी और तालीम से रग़बत, तालीम से रास्ता दोबारा कनेक्ट होगा। लेकिन इस वक्त सिंध भर के तमाम प्राइमरी स्कूलों के अंदर, चाहे वो निजी या प्राइवेट हो, उनके अंदर ऑनलाइन इम्तहानात का सिलसिला जारी है। 26 जून को इम्तहानात ख़त्म होंगे। तो इस तरह कराची के बेशतर स्कूलों ने आज भी तालिब इल्मों को नहीं बुलाया है। आज भी तालिब इल्म घरों के अंदर मौजूद अपने ऑनलाइन पेपर देने के अंदर मसरूफ़ है। वालिदैन से जो हमारी गुफ्तगू की, उनका कहना है कि एक शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है। हुकूमत ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद फौरी तौर पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर दोबारा प्राइमरी स्कूलों के लिए फ़िज़िकल पर्चे बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा अब जू की तू कैफियत बरकरार है। तमाम बाद स्कूलों के अंदर तालिब इल्म आए हैं, बाद सरकारी स्कूलों के अंदर तालिब इल्म आए, तमाम कैफियत ये है कि सूरत हाल जू की तू वैसी की वैसी मौजूद है जो कि पहले थी। तो एक फुकदान नज़र आया कोऑर्डिनेशन का और अदम ताउन का, जिसके बायस अब ये सूरत हाल पैदा हुई। ताहम अच्छी बात यह है कि अब सिंध भर के अंदर तालीमी इदारे फ़ाल हुए हैं और फ़ाल होने के नतीजे के अंदर अब निज़ाम तालीम बेहतरी से आगे की जानिब बढ़ेगा। कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, उस दौरान जो फैसले हुए थे वो लाजमी करने थे। ताहम इस दौरान हमने ये देखा कि महकमा तालीम की जानिब से जो है वो लापरवाही कुछ नज़र आई है कि जिसका इआदा ना किया जा सका, जिसको रिफॉर्म्स नहीं किया जा सका, तसलसल के साथ वो चीज़ें दोहराती रही। ताहम अब जब तालीमी इदारों को, तालीमी अमन को बहाल किया गया है, तो उससे पहले स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को, असातिज़ा को एतमाद में लेना चाहिए था, बिल्कुल, हमने देखा और अंदर ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले भी हमसे यही शिकवा हमेशा करते हुए दिखाई देते हैं। ये बताइएगा, चलें ठीक है, अच्छी बात है, स्कूल खुल गए, प्राइमरी स्कूल भी खुल गए, बच्चे फाइनली स्कूल वापस जाएंगे, अपनी रूटीन में वापस आएंगे। पेरेंट्स कितने खुश हैं? क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे बच्चों को लेकर। पेरेंट तो बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और आज मेरी बेगम मुझसे बोल रही थी, आज जो है वो बेटी स्कूल जाएगी। बेटी को स्कूल ड्रॉप करता हुआ मैं आया हूँ। तमाम स्कूल की क्लास अपने आसपास देख लें कहीं बेटी साथ ही ना खड़ी हो, ये भी चेक कर लें अनवर खान। नहीं, बेटी माशाल्लाह बड़ी खुश थी। वो स्कूल के अंदर ड्रॉप किया उसको और वो मुझे चेयर करती हुई क्लास के अंदर गई। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। तमाम जो सूरत हाल ये है कि तालीमी इदारों के अंदर तालिब इल्म आए, ये बड़ी अच्छी बात है। हंसते मुस्कुराते चेहरे दोबारा लौटे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, प्राइमरी सेक्शन होते हैं और ये हंसते मुस्कुराते चेहरे स्कूल को भी लौटे हैं और यही हंसते मुस्कुराते चेहरे उन पेरेंट्स की भी थे जो अपने घरों को लौटे हैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके। जैसे कि आप अनवर खान को भी देख सकते हैं, आज जितना खुल के मुस्कुरा रहे हैं, उनकी खुशी दीद नहीं है। अच्छा, काफी स्कूल और कॉलेजेस बंद होने पे से शफकत महमूद साहब को सराहा गया था, उनको मसीहा करार दिया गया था। बच्चे कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अब जनाब ये जो फैसला खुलने का हुआ है, तो उसके बाद वालिदैन का भी ऐसा ही रिएक्शन है। वालिदैन बहुत खुश हैं, क्योंकि वालिदैन बिल्कुल जो है वो तंग आ चुके हैं बच्चों से। ढोल की थाप पे रक्स भी किया, भंगड़े डाले, स्पेसिफिक होता है ना, भंगड़े लुड्डियां डाली। चले जी, हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद एक बड़ी अहम हमारे गेस्ट हैं, आपसे इनकी मुलाकात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज से शुरू होने जा रहा है पीएसएल के वो जंगी खेल जी। जिसमें ये डिसाइड होगा कि फाइनल कौन खेलेगा और फाइनल में क्वालिफाई की जंग जो है, क्योंकि आज से शुरू हो रही है अबू धाबी में, और इवेंट के 2 इंतहाई मैचेस जो हैं वो आज खेले जाएंगे। जी बिल्कुल, और पहला क्वालिफायर है इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और फातेह टीम फाइनल में जगह बनाएगी। हारने वाली टीम को पहला एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से मैच खेलना होगा। और दिन का दूसरा मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़लमे के दरमियान होगा, और पहला एलिमिनेटर हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल जी, और यहाँ पे ये भी याद रहे कि पेशावर ज़लमे अभी उनके भी अगर पॉइंट टेबल पे देखा जाए तो उनकी भी अच्छे पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स पहले नंबर पे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या कमाल जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो आपके सामने है। कल, क्योंकि हमने कल स्पेशली देखा भी हलवा पुरजोश में, कल सलमान इकबाल साहब जो कि ओनर हैं कराची किंग्स के, उनकी वसीम बदामी साहब से स्पेशल गुफ्तगू हुई, तो वो कहते हैं कि कल भी एलिमिनेटर उन्होंने खेला था, बड़ा प्रेशर था कराची किंग्स पे, और आज भी, यानी कि आज जो कराची किंग्स का मैच होने जा रहा है तो आज भी वो एलिमिनेटर ही खेलेंगे, और कल की जीत से टीम का मोराल जो है वो काफ़ी बुलंद भी हुआ है। जी बिल्कुल, और उन्होंने मजीद कहा कि कराची किंग्स अच्छा खेल पेश करेगी। बाबर आजम कराची किंग्स का असासा है, टीम की रीढ़ की हड्डी। हमने कल भी एलिमिनेटर खेला था, ऐसा ही है जी। आज खेलेंगे। टीम से जब मेरी दूर से मुलाकात हुई, मैं ऊपर आया हुआ था बॉक्स पे, तो मैंने कहा तुम्हारा आज एलिमिनेटर है, यस, तो आज के बाद चारों दिन तुम्हारे एलिमिनेटर हैं यस, इंशाअल्लाह। कल की जीत के बाद थोड़ी सी हिम्मत आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया है। सही है। यंग बॉयज लाइक तानिश उभर के बाहर निकले, एक सपोर्ट सिस्टम आ जाता है नीचे बैटिंग लाइनअप के अंदर। बाबर हमारे ना सिर्फ कराची किंग के
एसेट है पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान का, के? बहुत बड़ा एक नाम है, बिल्कुल। हमारे कप्तान हैं। बट वो मतलब कि वो सीधी बात है, वो अभी भी रीढ़ की हड्डी ही है। बाबर भी क्लिक करे, शकील भी क्लिक करे और गुप्तिल को भी क्लिक करना है। उसके बाद फिर ज़ुदरान है, चैडविक है। तो हमारी बैटिंग लाइन तो बहुत स्ट्रांग है, बस वो टीम जो है ना क्लिक नहीं हो रही थी। और मेरे ख्याल से अब जो है इंशाल्लाह अगले टीम मैच में देखिए क्या होता है। जी जनाब, तो ये तो आपने देख लिया कि सलमान इकबाल साहब क्या राय रखते हैं और कैसे एक एक खिलाड़ी पे उनकी नज़र है कि बिल्कुल। मार्टिन गुप्टिल को भी क्लिक करना चाहिए, बाकियों को भी करना चाहिए। बहरहाल एक और चीज़ है कि हर लम्हा पुरजोश में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा देखा जाने वाले शो है क्रिकेट के हवाले से, उसमें बाकी भी जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें मज़ीद क्या हुआ, क्या रौनकें लगी, आप देखिए। सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान जनाब फहद मुस्तफा साहब ने लिखी भाई, किताब। हाँ एक ही पॉइंट होगा, यार। ये तो फिर चीटिंग है। बदतमीज इंसान, तुम्हें इंट्रोडक्शन तक देना नहीं आता, ठीक से नाम लो। ठीक से नाम ले। हमारे साथ मौजूद है ठीक से आमिर लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरों तबसरों के साथ अब मैं बोर हो गया हूँ वसीम। I want some change। जल्दी बताओ इसमें क्या 5 है? तोले हैं सर। अरे जल्दी बताओ सर, इसमें इसमें 1 क्या ग्राम है सर। अच्छा ये इसमें तो कुछ नहीं है। आपके वालिद साहब के साथ, जो कि खुद बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, कोई खास किस्म की यादें, मार शार खाई है आपने? मैंने कभी मार नहीं खाई। अच्छा। इनफैक्ट मेरे अब्बू बाकी 3 हमारे जो बहन भाई हैं उनके साथ अलग रहे हैं, मेरे साथ बिल्कुल ही अलग रहे हैं। फहद भाई वसीम भाई से ज्यादा अच्छे हैं, हाँ या ना? कह दो ये अच्छे हैं, खैर हो गई, क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप गुस्सा करेंगे। आप गुस्सा करेंगे यार, आप गुस्सा करते हैं। कभी कभी मुझे जीतो पाकिस्तान भी याद आ जाता है। हाँ, ये क्या यार। सवाल हुआ? कभी कभी नहीं, हर रोज आता है। जीतो पाकिस्तान शुरू करने का क्रेडिट डैश को जाता है। ARY के हर एक आदमी को जाता है। बताएं कौन जीतेगा, इस्लामाबाद या मुल्तान? क्या ख्याल है आपका? इस्लामाबाद जीत जाएगा मुल्तान। इस्लामाबाद। दूसरा मैच मेरा ख्याल है जीत जाएगा कराची। कराची देगा ना भाई कल। इंशाल्लाह। मुल्तान, मुझे मुल्तान लग रही है। और दूसरा मैच कराची। बड़ा होकर मैं डैश बनूंगा। वसीम बादामी बनूंगा। मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। अल्लाह करे जी ये छोटू बड़े होकर डॉक्टर ही बने। लेकिन कल का जो हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शो भी था, और आज के जो मैचेस हैं ये बड़े नील बाइटिंग के मैच है और बड़ी टेंशन होने वाली है, और दुआ यही है कि मे द बेस्ट टीम विन। अब जनाब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने बड़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, बड़ी अच्छी तालीम हासिल की, बड़े बड़े इनके ख्वाब थे, हवाओं में उड़ने वाले हम अक्सर देखते हैं जो हम जहाज़ देख रहे होते हैं, किसी भी किस्म का जहाज़, कोई भी जेट जहाज़ कुछ भी, उनकी इन्होंने स्पेसिफिकली प्रोडक्शन की इन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन हुआ क्या जनाब, एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है अब्दुल मालिक, वो हम देख रहे हैं कि कराची में मोहब्बत के शरबत बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, और उन्होंने एक शरबत का ठेला लगा लिया। हालांकि उनकी जो जॉब थी वो कुछ और थी, उनकी तालीम कुछ और थी, और बड़ी प्रेस्टिजियस जॉब थी और बड़ी हसास किस्म की जॉब हो सकती है अगर उन्हें मिले। और लेकिन बहरहाल वो अब इस हवाले से अपना दूसरा एक बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस कितना कामयाब है उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ स्टूडियोज में भी अब्दुल मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू सो मच मैम। ये बताएं, हम अभी आपकी अचीवमेंट शेयर कर रहे थे, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं आप बाहर से पढ़े, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, ख्वाब कुछ और थे, कर आप कुछ और रहे हैं, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सबसे पहले तो मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। पहले से भी था और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपके चैनल की वजह से और जिससे सोशल मीडिया की वजह से जितना मुझे एक शोहरत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मुझसे लोग कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो एक ज़रिया बनाए थे मेरे यहाँ तक पहुँचने की। तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मतलब मुकम्मल हो चुकी, मैं सब कुछ कर चुका था, लेकिन शायद अगर मैं उस फील्ड में रहता तो आई डोंट नो कि मैं वो जो मैंने सोचा हुआ था, जो मैंने इन्वेंशंस या इनोवेशन इस टेक्नोलॉजी में लाने थे, मतलब मेरा स्पेसिफिकली इंटरेस्ट था सर्वेलेंस ड्रोन्स वगैरह, एरियल ड्रोन्स जो होते हैं, तो शायद मैं रहता, अगर मैं शायद उस अचीवमेंट तक जो मैं सोचा, आई डोंट नो कि मैं शायद पहुंच पाता या नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ नहीं, लेकिन उसकी वजह क्या? अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक तो आप पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आपने तालीम हासिल कर ली और पाकिस्तान में इस शोबे में स्कोप भी मौजूद है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो उसके अंदर क्या वजह माने रही? जी देखिए, लोग मुझे सारे ना फेसबुक पे वगैरह सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि आप बाहर रहें, आप अब्रॉड रहें, तो आप पाकिस्तान क्यों आए?
تو میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے میں الحمدللہ پاکستانی ہونے پہ بہت فخر ہے مجھے، اب تو اور بھی زیادہ ہے الحمدللہ. اور میں پاکستان میں آنا چاہ رہا تھا، میں پاکستان کو سرو کرنا چاہ رہا تھا. ہم پاکستانی کو ہم سارے باہر چلے جائیں گے تو پاکستان میں کون رہے گا؟ پھر کیا ہوا؟ تو پھر میں شاید میں اس جو اسپیسیفک جو آڈینس ہے اس تک میں ریچ نہیں کر پایا. آئی تھنک میرے ساتھ یہ رہا. کوشش تو میں نے الحمدللہ پوری کی، مجھے مطلب کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آیا، لیکن شاید ان تک میری آواز نہیں پہنچی. لیکن الحمدللہ اب اس چینل کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو آئی تھنک اب پہنچ سکی. ابھی بھی آپ کو اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے، اگر میری مطلب آواز پہنچتی ہے ان تک، اگر وہ مجھے اپورچونیٹی دیتے ہیں اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کی، تو آئی ول لو ٹو. انشاءاللہ میں خوشی سے. چلیں اچھی بات ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. یہ بتائیے جو محبت کا شربت ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا یہ انڈیا میں دلی میں رمضانوں سے پہلے میں جاب ریزائن کی. میں مطلب بہت لو پیکیج تھا، سروائیو بہت مشکل سے میں کر رہا تھا اس میں. تو پھر وہ میں نے کوئٹ کی، میں گھر گیا. ریزائن کیوں کرنا پڑا یہ بتائیں پہلے. میم 1-2 سال میں نے بہت زیادہ مطلب فرسٹریشن میں گزاری. مطلب میں آپ کو بتاؤں یہ کراچی میں مطلب الحمدللہ میں مطلب سروائیو تو کرا تھا. مطلب 20,000 روپیز میں آپ کو بتاؤں، مطلب اس میں میں نے اپنا رینٹ بھی دینا ہے، اپنا گھر مطلب گھر تو الحمدللہ فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے ہماری فیملی ایک الحمدللہ. ایروناٹیکل انجینئر 20,000 کما رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر کی بات یہ ہے. حقیقت ہے میم. اور صرف میری اسٹوری نہیں، ہم پورے پاکستان میں دیکھیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اب سوشل میڈیا کے تھرو ہم ایک موومنٹ چلائیں، جس طرح می ٹو موومنٹ چلا تھا. ہم ہیشٹیگ شربت والا انجینئر کے نام سے جتنے بھی لڑکے ہیں جو سفر کر رہے ہیں، جن کی ایسے مطلب چل رہا ہے، تو وہ سارے ہیشٹیگ کر کے اس کو شربت والا انجینئر سے اپنی سٹوری ہمیں بتائیں. ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو میڈیا پہ دکھائیں گے اور ہم اس کو ہائر کریں گے. اور ایک چیز یہ ہے کہ جو ناظرین کو ذرا بتائیں بھی کہ بھائی یہ جہازوں کی ڈیزائننگ، وہ پیسنجر ایئر کرافٹ ہو، کمرشل ایئر کرافٹ ہو، اس کے علاوہ اگر میزائل کی بات کریں، اگر اس کی بات کریں، گائیڈڈ ہوں، ان گائیڈڈ میونیشنز ہوں، جس کے اندر بھی جناب کوئی ٹیکنالوجی کا عنصر ہے، کروز میزائلز ہوں، وہ بھی ظاہر ہے کہ جیٹ ہی ہوتے ہیں اور ان کے اندر انجینئرڈ ہوتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کی ڈیزائننگ یہ کر سکتے ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے. ایسا ہی ہے. لیکن اب شاید میسج تو میں کافی آگے آ چکا ہوں. جب میں بچہ لڑکا تھا، مطلب فریش گریجویٹ ہو کے آیا تھا، تو ایک بہت پوٹینشیل تھا کہ یار یہ کرنا ہے، اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ یار بس انشاءاللہ کہیں جانا ہے اور اپنی سروسز دینی ہے، اور اس آرگنائزیشن کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ ایسے. So you don't want to pursue that career جو ایروناٹیکل انجینئرنگ جو آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کریئر کو نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ نے بھی جو نئی ایک چیز وینچر کیا ہے جو کہ محبت کا شربت ہے. I'm sure سوشل میڈیا پہ جتنے ابھی آپ مشہور ہیں تو لوگ آئے بھی ہوں گے آپ کے پاس. تقریباً اس کی مطلب ویوز آلموسٹ اباؤٹ 8 ملین جا رہی ہے. 80 لاکھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. کمائی کتنی ہو رہی ہے اب یہ بتایا؟ اچھی کمائی ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے اسی کو آگے بڑھانا ہے؟ بہت اچھی ہو رہی ہے، مطلب مور دین واٹ آئی ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ ہو رہی ہے. برانچز بھی کھولیں گے؟ میں اب اکیلا میں 2-3 میرے دوست ہیں یہی محلے ماڈل میں رہتے ہیں، سفیان ہے اویس ہے، تو ان کو میں نے لگایا ہوا تھا یار مطلب آپ مجھے ہیلپ کرو. میرا انشاءاللہ کل پرسوں میرا بھائی آ جائے گا، 2-3 کزن ہیں ان کو بلا رہا ہوں. تو انشاءاللہ میں اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں. اور میرے جو اسپانسر ہیں، آفیشیل اسپانسر میرا ہے روح افزا، وہ مجھے اسپانسر کر رہا ہے. مطلب الحمدللہ انہوں نے مجھے جو عزت دی ہے اپنے حکیم سعید صاحب سے، مجھے انہوں نے کمپیئر کیا ہے. میں اتنا ہوں یعنی کہ صرف جوس تک کی گیم نہیں ہے، آپ سے محبت کا شربت نہیں بھیجیں گے، اس میں ہو سکتا ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ایڈ ہو جائیں. میں انشاءاللہ پورے کراچی کو، اسپیسیفکلی ان کراچی اور پھر پاکستان میں یہ برانڈز وغیرہ انشاءاللہ. آپ اپنے ڈرونز ڈیزائن کریں اور ڈرونز کے ذریعے آپ فوڈ سپلائی بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا ہو گیا. وائی ناٹ؟ اچھا آئیڈیا. میں اس کو مطلب پتہ چلے میں ہم سائٹ پہ بیٹھ کے بھی اگر یہ سکسیسفل ہوتا ہے تو پھر مجھے لائک آنی چاہیے. آئیڈیاز آر ناٹ چیپ. ہاں بالکل ہے، ہمارے کوریئر سروسز ہیں جو ٹرانسپورٹ وغیرہ دیں، تو ہم وائی ناٹ سر، مجھے اگر کمپنی آفر کرتی ہے اس طرح تو میں اس میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عبدالمالک موجود تھے. ہی واز ویری ویری ہیپی. ایک بات میں پلیز، مجھے آفیشیلی اسپانسر کیا ہے روح افزا نے. میں مطلب مجھے اسٹاک دے رہے ہیں، مجھے باقی چیزیں بھی دے رہے ہیں. ملک کا جو ہے ہمارا بھی یہ جو خالی ہے، مطلب ملک اگر ہمیں کوئی اسپانسر مل جاتا ہے، ایم اویلیبل. میں جو ملک یوز کر رہا ہوں اٹ از ون آف دی بیسٹ، مطلب مجھے بیسٹ کی تلاش ہے. اچھا، اس کے بعد آگے جب سردیاں آ جائیں گی پھر کیا کریں گے؟ بہت ریسیپیز ہے میم، آپ صرف یوٹیوب میں لکھیں ہاؤ ٹو میک، وہ آپ کو پوری لسٹ بھیج دیتا ہے. ہاؤ ٹو میک اینی تھنگ، آپ کچھ بھی بناتے ہیں، اور میرے ریسیپیز میں نے سیو کی ہوئی ساری. بہت شکریہ جی. عبدالمالک ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایروناٹیکل انجینئر، اب کہہ رہے ہیں انجینئرنگ میں کچھ نہیں کرنا پڑ گیا. شربت ان کا جو محبت کا ہے وہ بکرا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے محبت کا شربت ہی مزید لوگوں تک پہنچا. ہم مزید ریسیپیز پوچھتے ہیں. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी रोज़ कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ अपने शो में आपकी हेल्थ के हवाले से बात ज़रूर करें, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी मतलब किसी एक पर्टिकुलर अज़ा से हो। आज हम स्पेसिफिकली जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है हमारी ये दो आँखें, अँखियों के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और ये आँखें अगर हमारी सेहतमंद ना हो, ये आँखें हमारी ठीक ना हो और इन आँखों का अगर हम ख्याल ना करें तो हमारी बनाई जा सकती है, सिर्फ बनाई नहीं जाएगी, हमारी लिटरली दुनिया ही अंधेरे में डूब जाएगी, वीरान हो जाएगी, हर क्योंकि हम तरीके कुछ से। देख नहीं पाएंगे। आप सोचें कि हमारे जैसे लोग जो कि वैसे ही ग्लासेस पहनते हैं और बगैर चश्मे के उनको कुछ दिखाई नहीं देता, जब बारिश होती है और आपके पानी पड़ जाता है चश्मों पे और वाइपर्स नहीं होते तो आप सोचें कि किस कदर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जो लोग बीनाई से महरूम हो तो वो हर चीज़ जो है वो महसूस कर सकते हैं। और ऐसे में आंखों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ मेडिकेशन किसी भी हवाले से नहीं करना चाहिए। कान में दर्द हुआ कतरे डालिए, आंख में दर्द हुआ कतरे डालिए, भाई ऐसा ना करें। बिल्कुल जी, खुदा ना खास्ता आंखें अगर ज़ाया होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम ने देखा है कि जी ख़वातीन तो स्पेसिफिकली मेकअप भी लगाती हैं, पसीना भी आता है। अक्सर पसीना जो है क्योंकि नमकीन होता है आंखों में चला जाता है, आंखों में रेडनेस भी आ जाती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इस तमाम तर पेनफुल सिचुएशन से ख़ुद को महफूज रख सकें? और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी हवाले से माहिर अमरशन डॉक्टर मोहम्मद मुइजुद्दीन, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली गर्मियों का मौसम है, पसीना बहुत आता है, आंखों के अंदर भी जाता है, अगर हमने मेकअप किया हो तो डबल होके ज़रा काम खराब हो जाता है हमारा। जी जी, क्या कुछ चीज़ें हम फेस करते हैं आंखों के हवाले से गर्मियों के सीज़न में स्पेसिफिक? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो तरीके के मसाइल होते हैं। एक तो ये कि गर्मी की वजह से हमारे जिस्म में हमारी आंखों पे जल्द पे जो जरासीम होते हैं उसके टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं। अच्छा। और वो जो टॉक्सिन जब आंखों में जाते हैं तो इरिटेट वो करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी आंखों को बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाया है, तो वो अमूमन ऐसा नहीं होता कि एकदम थोड़ा बहुत चले गया तो एकदम आंखें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है कि जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुस्तकिल अगर होते रहे, ख़ास तौर से जिस तरह क्लाइमेट चेंज के बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ने की वजह से, तो जब अब जो है ना ये मसाइल ज़्यादा बढ़ने लगे, तो इसमें दो तरह से मैंने बताया कि एक तो इन्फेक्शन का भी मसला होता है और दूसरे जो है आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दोनों से मसला हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो है ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा आँखों को और जल्द को साफ़ रखना होता है, क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया हमारे जो है ना सारे जल्द पे बन रहा है। अगर हमारे चेहरा साफ़ नहीं होगा, हाथ गंदे हैं, अमूमन हमारी तरह से जैसे बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, वो एक्सरसाइज करते करते हाथ लगा लिया उन्होंने, साफ़ कर लिया, उसमें क्या होता है कि जितने स्किन के बैक्टीरिया के टॉक्सिन है वो फिर आँख में चले गए और वो बार बार होता है। हमारी ख़वातीन जो है जो घर में ख़ास तौर से दोपहर का खाना बना रही होती है, उस ज़माने में तो बहुत ही उनको होता है, तो हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं इस तरह की। और एक और चक्कर भी होता है ना कि आपको कुछ भी हो गया, आंखों में जरा सी खारिश हुई तो आप बजाय इसके कि उनको जाके वॉश करें, आप मलने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मलने ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो अपनी जगह, आपको इल्म है कि जनाब रेडिएशन तो अपनी जगह, अल्ट्रावायलेट रेज अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत मैटर करता है। पाकिस्तान का बिलखुसूस कराची का ये बदतरीन करार दिया जाता है, दैट इज़ नॉट सेफ। उसके हमारे सांस पे भी ज़ाहिर असरात होते हैं, हमारे लाइक फेफड़ों पे भी असरात होते हैं, हमारी आंखों पे भी ऑब्वियसली होते होंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल ये फैक्टर भी है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ ये कहते हैं कि जल्द को साफ़ रखें। हम अमूमन सन ब्लॉक लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, लेकिन उससे पहले साबुन, नेचुरल कोई भी नॉर्मल साबुन से धो लेने से बैक्टीरिया का काउंट बहुत कम हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइज़र या सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो उतना ज़्यादा जो है ना बैक्टीरिया ग्रो होंगे ना टॉक्सिन आएंगे। तो पहले जल्द को साफ़ रखा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि सन ग्लासेस प्रॉपर पहने जाएँ। तो उसमें जो है ना नॉर्मल सन ग्लासेस नहीं होता, उसमें बाकायदा आपको देखना होता है कि यूवी इंडेक्स कितना है उसका, एटलीस्ट 99% उसको अल्ट्रावायलेट को ब्लॉक करना होता है। अगर इस तरह के सन ग्लासेस आपके होंगे तो वो वाकई आपको फ़ायदेमंद या वो होंगे। अच्छा। दूसरी एक बात ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लू फिल्टर वाला, तो ब्लू फिल्टर स्टिल कंट्रोवर्शियल है। यूवी इंडेक्स कैसे चेक किया जाए? देखिए, जब आप किसी भी जाते हैं दुकान पे तो आप उसको बोले कि जो है ये जो आप सन ग्लासेस बेच रहे हैं उसका आप मुझे स्पेसिफिकेशन दिखाएं कि भाई ये क्या है। उसमें अमूमन लेबल लिखा हुआ होता है कि भाई 99% या 100% अल्ट्रावायलेट। इज इट ट्रस्टवर्दी या कोई भी स्टिकर लगा सकते हैं? जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें मसले मसाइल तो होते हैं, लेकिन आप किसी अच्छे ब्रांड में जाएंगे तो बहरहाल वो जो है मोस्ट प्रोबेबली रिलायबल होगा। अच्छा, जैसे देखें अगर अपने दांतों की सेहत के हवाले से बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी लाइक ट्वाइस डे हमने दांत ब्रश करने हैं, ठीक है, हमने फ्लॉस करना है। आंखों की सेहत के हवाले से बात करें तो आंखों का हम कैसे ख्याल रखें? देखें, आंखों का ख्याल सिंपल है, चेहरे को साफ रखें, हाथ नहीं लगाए। एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि जो है ना हम कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आंखों को धोए। अल्लाह ताला ने जो आंसू बनाए हैं वो नेचुरल इस तरह की पीएच के होते हैं, अगर हम ज़्यादा पानी डालें
تو الٹا نقصان ہوتا ہے. آپ صرف چہرے کو ریگولر صاف رکھیں. ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دفعہ آپ وضو کر لیں, تو وہ 5 دفعہ منہ دھونے سے ہی بیکٹیریل کاؤنٹ بہت کم ہو جاتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب دھوپ اور آنسو بھی بہائیں. آنسو محبوب کی جدائی ہاں, میں وہ تو خیر خود رونے والی وہ یہ نہ ہو نا ایکسٹرا کسی ہو کو جائے گا. رونے لگ جائے کسی نہیں کو. کسی کوئی ایکسٹرا فائدہ ہو کسی جائے سے گا. چپیڑ کھا لے. وہ ایکسٹرا فائدہ مند ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو ہے نیچرل نارمل انوائرمنٹ. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ہماری گرمیوں میں ایک دوسری طرح سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ایئر کنڈیشنز کیا کرتے ہیں کہ موئسچر پورا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ابھی آپ باہر آئے تھے تو اس وقت آنکھیں خشک تھی, گرم تھی. اب آپ آ کے ایک دم چلڈ اے سی میں بیٹھ گئے, آپ بولتے ہیں کہ بھائی کمفرٹیبل ہو گئے, اب صحیح ہے. لیکن اس انوائرمنٹ میں اے سی نے سارا آپ کا موئسچرائزر باہر پھینک دیا. کتنا موئسچر ہوتے نہیں. ایک تو پہلے اریٹیٹ تھی آئیز, اب بالکل خشک انوائرمنٹ میں آ گئے. ایسے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو ہے ایک پراپر کوئی لوبریکنٹ آئی ڈراپس لیں جو ہے مختلف مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, اور آپ کے ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں کہ کون سا آپ کی. اور اے سی والے کمرے میں پانی 2-3 جگہ پہ رکھ دیں. ہاں, وہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ وہ موئسچرائزرس کو مینٹین کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا اس میں عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہمارے جیسے جاب والے ہوتے ہیں وہ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے جو ہے نا ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں. اس میں بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے, اور اسکرین جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں بلنک ریٹ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, یعنی ہم آنکھیں کم جھپکتے ہیں, اس کی وجہ سے اور زیادہ ڈرائنس بڑھ جاتی ہے. اور ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب رات کو ہم گھر جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی آنکھ میں چبھن ہے, درد ہے, میرا سر اچھا درد سر, کر یہ رہا باہر ہے. ٹیمپریچر کا بدلنا, ایکسٹرا لائٹ جو ہمیں سورج کی اگر ہم دیکھیں روشنی, وہ اس کی وجہ سے, یا پھر جو مسلسل ہم گیجٹس کے اندر مصروف بھی رہتے ہیں ان سے بھی ہماری آنکھیں ڈرائی آؤٹ ہو جاتی ہیں. دونوں مسئلے مسائل ہیں. یعنی یہ بھی ہے کہ اوزون لیئر کم ہونے کی وجہ سے الٹرا وائلیٹ انڈیکس بڑھ گیا. الٹرا وائلیٹ پہلے ہی انجر کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے گیجٹس نے ہماری ہیبٹس جو چینج ہوئی ہیں اس کی وجہ سے مطلب امریکن ایسے اکیڈمی کہتی ہے کہ جو ہے نا جب آپ ایک گیجٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیچرلی ہم جتنا بلنک کرتے ہیں نا اس کا 1/3 بلنک کرتے ہیں, یعنی کہ 1/3 صرف ہم بلنک کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل بچے جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں پب جی سے, اور وہ کئی گھنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے اندر دیکھیے اس میں سمپل اصول ہے, بہت ہی سمپل اصول ہے. جب بھی آپ کو کوئی گیجٹ دیکھنا ہے یا کوئی بھی چیز دیکھنی ہے, آپ 20 منٹ دیکھیں. اگر آپ نے 20 منٹ اسکرین استعمال کر لیے, اس کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے آپ کو کوئی دور کی چیز دیکھنی ہے. دور کی چیز سے کیا مراد ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں 20 فٹ یا 6 میٹر سے زیادہ ہو. مراد یہ ہے کہ اگر کسی آپ چھوٹے کمرے میں ہیں, آفس میں ہیں, کسی جگہ پہ ہیں, آپ کھڑکی کھولیں, دور دیکھ لیں. کچھ نہیں ہوتا, آفس کی چھت پہ چلے جائیں, کہیں باہر چلے جائیں, دور فوکس کریں. بچوں کے جو ہے والدین جو ہے اس بات کو انشور کریں کہ جب وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ چکے ہو تو ان سے موبائل لیں اور ان کو بولے جاؤ باہر جا کر بہت زیادہ روشنی دور فوکس کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب صاحب نے بتایا کہ اشارے سے بتایا کہ بچوں کو کہ بولو باہر جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا ہم جہاز میں بھی بیٹھے ہوں تب بھی انہیں کہیں باہر جا کے کھیلو, زیادہ شوق ہے. اچھا بتائیں کیونکہ سرٹن ٹائم پیریڈ ہے, چاہے وہ بچے ہیں, ایجلس ہیں, بڑے ہیں, کہ ان کو اس ٹائم سے زیادہ گیجٹس استعمال نہیں کرنے چاہیے. تو خیر کیونکہ پچھلے دنوں بچوں نے تو صبح سے لے کے دوپہر 2 بجے تک اپنی آن لائن کلاسز ساری اپنے ٹیبس کے سامنے. دیکھیں آن لائن کلاسز تو ہو گئی, اس میں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے ڈسٹینس کا, میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک تو ایلبوز کھول کے اوپن کر کے بات کی جائے. یہ بالکل قریب دیکھ کے جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا رہتا ہے. یہ 20 انچ کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس پہ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا ایٹ لیسٹ ہر 20-30 منٹس کے بعد آپ کی آنکھوں کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. میں عموماً نیچرل جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ بولتا ہوں کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا آدھے گھنٹے کا بنا لیں, اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ ساری اسکرینس بند کریں اور کوئی دور کا کام کریں. چلیں جی بند کرتے ہیں جی اسکرین, سب بند کرتے ہیں. بس اسکرین بند کر دیا, ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا, بس کام ختم ہو گیا. بہت شکریہ. میں ابھی بند کر دیتا ہوں, میں اس کو بند کر دیتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ہمارے ساتھ تھے. آپ یہ دیکھیں لڑکے کو بہانا چاہیے تھا اسکرین بند کرنے کا. ہم اب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. میں 20 فٹ دور دیکھتا ہوں جب تک. ٹیک اے بریک. واہ جی واہ, بہارو پھول برساؤ, کیونکہ اشفاق کے ساتھ ستی آیا ہے اور ساتھ ہیں مدیحہ نقوی. میں ساتھ میں چنگے میں آ گئی ہوں, ہے نا, یہ جنگے میں آ گئی ہیں. اور 10 بج کے ٹائم ہو چکے ہیں, 5 منٹ. میرے من کی مراد پوری ہوئی. میں سوچ رہا تھا یا اللہ اس شو کو کرتے ہوئے کوئی دن ایسا آئے گا جس دن 10 بج کے 4 منٹ کے علاوہ بھی کوئی وقت ہوگا, 10 بج کے 3 منٹ ہوگا یا 5 منٹ ہوگا. لیکن آج 10 بج کے 5 منٹ ہو گئے ہیں, اور اس پہ ہم کو کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ کس کا ہمیں اس ہماری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک اینکر کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز کو نا کہ بڑا ثابت کر دیتا ہے. آپ بتائیں, چاہے ہم 10 بج کے 3 منٹ پہ آئیں, 4:15 منٹ پہ آئے, یہ 5 منٹ پہ آئے, آنا تو ہے نا واپس. رسپانس ٹائم 1 منٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے.
30 सेकंड भी बहुत मैटर करते हैं, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाती है यार। आप जी बात करिए यार। बात आपने बिल्कुल मैं माफी चाहती हूँ आपसे जनाब, मैं माफी चाहती हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बड़ी बट दिस इज कंडीशनल। बार बार ऐसा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। टॉप स्टोरीज, बस टॉप स्टोरीज। कीमती जान की फिक्र नहीं, हादसात में अमवात बढ़ने लगी। तेज रफ्तारी, सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग वे से ड्राइविंग, रेलवे ट्रैक पर चहलकदमी समेत हर उल्टा काम करना है। कौम एडवेंचर की आदी हो गई है। बजट इजलास के साथ मुल्की सियासत में हलचल का आगाज। ऑपोजिशन ने APC बुला ली। आसिफ जरदारी पंजाब और बलूचिस्तान में मुतहर्रिक। मौलाना ने भी पीपल्स पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। सिंध और विफाक फिर आमने सामने। नीलगुल समुद्र की तह में क्या खजाने हैं, ये मुहिम जो कोई आसान काम नहीं। समुद्र की गहराई में उतरकर नई दुनियाओं की दरियाफ्त जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज हाइड्रोग्राफी का दिन मनाया जा रहा है। और कीजिए योगा, सब अच्छा होगा। काहिली दूर करें, जिंदगी के मैदान में चुस्त रहें। दुनिया में आज योगा का दिन मनाया जा रहा है। इसका जिक्र मोहनजोदड़ो की कदीम तहजीब में भी मौजूद है। जी जनाब आली, तो हम ये कर रहे थे और पहली हेडलाइन में मदिहा ये जो कीमती जान लिखा हुआ था, इसमें कीमती के बाद जो जान आना था उसमें आपने पॉज क्यों लिया? क्या आप तासुर देना चाह रही थी? कीमती जान की हिफाजत, सांस ले ली थी, कोई मसला आपको? नहीं। मुझे याद आ गया कि मुझे सांस लेना इस वक्त। कीमती जान मतलब उसका और भी कोई मकसद हो सकता है। और जान देखिए कीमती होती है, तो मैंने क्योंकि कीमती को एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमा से मैंने कीमती वजन ऐड करने के लिए, वेटेज ऐड करने के लिए। मैं कुछ और समझा था। मैं समझा शायद फोकस ज्यादा जान पर है। जान, तुम बहुत कीमती हो, तुम बहुत कीमती तो मुझे यही टाइम मिला अपने शो के दरमियान में 2 घंटे के बाद भी कह सकती हूँ अगले को कि आप बड़े कीमती हैं। शायद जी हम जरा आज पाकिस्तानी कौम के मिजाज के वाले से बात करते हैं। पाकिस्तानी कौम जनाब निहायत ही एडवेंचरस होती जा रही है, लेकिन जिनका एडवेंचरस है ना, वो जान एडवेंचरस होना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो शहरी हैं जाने अनजाने में मतलब जान अपने खतरे में डाल देते हैं और वक्त बचाने के लिए साथ में पैसा बचाने की धुन भी उन पे सवार रहती है और जान बचाने की फिक्र को नजरअंदाज करते हुए हम देखते हैं किस तरीके से जब ट्रैफिक देखते हैं ना, रॉन्ग वे ले रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर उनको ये अंदाजा भी नहीं होता कि किस तरह से वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं और उससे उनके नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन कोई समझने से कासिर हैं। हम इसके अंदर जनाब मुख्तलिफ ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, उसके लिए तो हम दिखाते ही रहते हैं कि जनाब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और आप ट्रेन आ रही है, आप कूद रहे हैं। जैसे ये तो हमने शेयर की थी आपके साथ थर्सडे को, हमने आपको दिखाया था। फिर साथ में ये भी होता है कि हम लड़कों को देखते हैं कि जी भरम दिखाने के लिए वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ये एडवेंचर कर रहे होते हैं, हम ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं। ओवर स्पीडिंग करते भी पिछले दिनों आज सुबह ही आपने देखा कि एक हादसा हुआ है जनाब। 2 जो बसेस हैं वो आपस में रेसिंग लगा रहे थे और रेसिंग की वजह से लोगों की जो है हमने देखा कि वो एक्सीडेंट हुआ, लोगों की डेथ हुई। तो ये एडवेंचर समझ में नहीं आते जिसकी वजह से कीमती जानें चली जाती हैं और माँ बाप को पता भी नहीं होता कि जनाब बच्चे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहरहाल इसी हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले वो देखिए फिर फर्दर हम इस पे बात करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है और मुझे अशफाक ये समझ में नहीं आ रही कि ये एडवेंचर है या फिर एक क्यूरोसिटी है। जैसे हमें पता भी चलता है कि जी कोई समुद्री तूफान आ रहा है तो हम देखते हैं कि हमारे माशाल्लाह से जो शहरी हैं वो समुद्रों का रुख कर लेते हैं। मतलब मना कर दिया जाता है भाई समुद्री तूफान आ रहा है, आपके लिए मसला हो सकता है। मतलब दूर की आबादियां जो हैं वो अपने लिए कुछ काम करने लग जाती हैं कि तूफान देखने के लिए कैमरे लेके हमारे लिए एडवेंचर की डेफिनेशन कुछ और है। एडवेंचर ऐसे है जिसमें आपका एड्रेनलिन रश हो, लेकिन अब आप एहतियात करें, आप जिप लाइनिंग कर लें, आप हाइकिंग कर लें, वो भी एडवेंचर है, लेकिन उसमें आप कम से कम महफूज रहते हैं। इस तरह से कि जहां पर 1 सेकंड में जिंदगी जो है मौत में तब्दील हो जाए। तो जनाब इसी हवाले से बात करते हैं। अब माइंड साइंटिस्ट डॉक्टर मुइज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बराह रास्त हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? बस सर अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फरमाइएगा कि ये क्या है, ये एडवेंचर है, मिस एडवेंचर है, ये क्या है? लोगों को आखिर क्या हो गया है? हर काम उल्टा क्यों करना है? जिंदगी की परवाह क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ना एडवेंचर है ना मिस एडवेंचर है, ये जहालत है और इंतहा की जहालत है।
कानून को तोड़ना या कानून का मजाक उड़ाना एडवेंचर नहीं होता। एडवेंचर वो होता है कि जब इंसान को ऐसा काम करे कि जिससे उसकी अपनी ज़ात का कॉन्फिडेंस का उसको पता चले, या दुनिया में कोई ऐसा काम करे जो दूसरों ने ना किया, उसको एडवेंचर कहते हैं। तो ये मुल्क में हमारे चूंकि जहालत है, और यहाँ समझा ये जाता है कि इंसान जितना कानून को पामाल करेगा, कानून को तोड़ेगा, दूसरों का मजाक उड़ाएगा, उतना उसकी वाह होती है। वो ये समझता है कि इस तरह लोग उसको बड़ा समझते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया। तो असल में जो चीज़ हमें समझनी है वो ये समझनी है कि एक तो हम वो कौम है जो बत्ती के पीछे चलती है, यानी एक शख्स गलत करेगा, दूसरा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक शख्स रॉन्ग वे पे आएगा तो दूसरा उसको फॉलो करेगा, रुकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सेंस है हमारे अंदर कि कानून होना चाहिए, क्योंकि कानून हमारी हिफाजत के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। तो इस कानून को तोड़ना हम फख्र समझते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकली हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। नफ्सियाती तौर पर हमारी कौम जो है वो उस लहज पे आ गई है कि जहां अब इसका एक बहुत बड़े पैमाने पे इलाज करना पड़ेगा, और वो इलाज ये होगा कि कानून का डंडा हो और इतना सख्त हो कि चीखें निकल आए। मुझे तो लग रहा था आप बोलेंगे कि हो सकता है कि टीवी पे स्पेसिफिकली आपको 1 घंटा होगा जिसमें तमाम तर लोगों की थेरेपी होगी, हिप्नोटाइज किया जाएगा और उसमें इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपने बात बिल्कुल सही की। मुझे ये बताएं, ये जो एडवेंचर हमारे अंदर कूद कूद के बाहर आता है, इसमें ये जो फिल्में हमने देखी है जिसमें जो हीरो है वो ट्रेन के गुजर जाने से 1 सेकंड पहले वो ट्रैक जो है वो क्रॉस कर लेता है, वो जो गाड़ी जो भगा के लेके जा रहा होता है, जो सिगरेट पी रहा होता है, जो नशे कर रहा होता है, जो लोगों को मार कूट रहा होता है, इसका कितना हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। देखें, असल में हकीकत और नकल में फर्क नहीं महसूस कर सकते। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमने शायद कोई भी बड़ी चीज हासिल नहीं की। इंसान के अंदर अगर महरूमी हो, या जिंदगी में वो ना वो तालीम ज्यादा हासिल कर चुका हो, ना उसके पास अच्छा जॉब हो, ना उसके पास कोई अच्छी जिंदगी हो, तो वो क्या करता है, वो एक मसनूई दुनिया में चला जाता है। ठीक है। जहां वो रोल मॉडल्स, इन ऐसे कैरेक्टर्स को रोल मॉडल बनाता है कि जिसको देखकर वो उसकी नकल करने की कोशिश करता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंसान जब अंदर से खाली हो तो फिर उसे बैरूनी चीजों की जरूरत होती है। जो आदमी मुकम्मल तौर पर अपनी जात में मुकम्मल हो और जिसे पता है कि उसे जिंदगी में कुछ करना है, उसके अरगाज और मकासद है, उसके कुछ गोल्स हैं, तो वो उन गोल्स के पीछे लगता है और वो कोशिश करता है वो गोल्स हासिल कर सके। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये लगता है कि उनकी जो अंदर का ये खला है, ये कानून की सख्ती या फिर मौला बख्श के जरिए ही पूरा हो सकता है, कोई और तरीकेकार नहीं है फिल वक्त? आपको सिस्टम तरीके अपना, सबसे पहले कौम को डिसिप्लिन करना पड़ता है। अच्छा, जब तक कौम डिसिप्लिन नहीं होगी आप उसे कोई गोल नहीं दे सकते। ठीक है। गोल तो उस वक्त आता है जब जहन यकसुई के साथ काम करे, जब उसे रियलाइजेशन हो कि मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी है। वो तो उस वक्त होगा जब जहन में यकसुई और सूझबूझ हो। यहाँ सूझबूझ नहीं है, हमारे पास अकल बहुत है, मगर हमारे पास एक चीज होती है जो मॉडर्न रिसर्च से पता चला, उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशन है सिर्फ। तो पहले डंडा चलेगा, डंडे के बाद तो ऐसी मुहिम शुरू की जाए, और मैं बड़ा सीरियस हूँ इस मामले में, क्योंकि आने वाले वक्त में 5-7 साल में हालात और बिगड़ेंगे। सो डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का तस्करा किया, दुनिया के जो कामयाब तरीन सीईओज हैं, कंपनीज के मालिकान हैं, वो भी असर्ट करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा एक कामयाब किसी शख्स की जिंदगी में बड़ा किरदार होता है, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। तो उसके ऊपर कैसे एम्फसाइज किया जा सकता है, कैसे एजुकेट किया जा सकता है? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो शुरू होती है वो आपके स्कूल लेवल पे शुरू होती है। आप बच्चों को शेयरिंग करना सिखाते हैं, आप बच्चों को केयरिंग करना सिखाते हैं, आप बच्चों को सब्र करना सिखाते हैं, आप बच्चे को ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी सिखाते हैं। बेसिक चीजें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो हमारे कुरान में भी है, हमारे दीन में भी है। ये स्कूल के लेवल पे नहीं है। स्कूल के लेवल पे आपका ये होता है कि जी बच्चे को पढ़ाना है, अब चाहे वो समझे ना समझे, आपने उसको रटाना है। घर में माँ बाप का प्रॉब्लम ये कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। अब सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। माइंड साइंटिस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर मुइज़ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि जो हमारे कौम का अगर देखा जाए तो कलेक्टिव एक जो बिहेवियर बन चुका है, जो एडवेंचर उनके अंदर आ गया है, ये एडवेंचरिज्म उनकी जान के लिए कितना बड़ा खतरा है। नहीं वाज राइट कि यहाँ पर कानून का निफाज यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर जब तक इनके लिए सजा नहीं रखी जाएगी तब तक लोग बात नहीं, क्योंकि देखिए हम कहेंगे जी घरों में तरबियत होनी चाहिए,
घरों में मतलब हमारे सबके घरों में सब माओं की कोशिश होती है कि वो अच्छी तरबियत और करें, बच्चे फिर बाहर लेकिन निकल जाते हैं और टीनेजर्स को जी, कंट्रोल करना आसान बड़ा नहीं मुश्किल होता है, और हाँ। फिर जब एक आदत बन जाती है तो फिर वो चलती चली जाती है लेकिन जब यहाँ पर कानून का नफाज कवानीन बनाना उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उनका नफाज ज़रूरी है। जब तक नफाज नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या? यानी कि किसी शख्स को अगर ये पता है कि वो अगर रॉन्ग वे पर जाकर 20 रुपए 30 रुपए या माफ़ी मांग के छूट जाएगा तो फिर जाहिर है उसने दोबारा भी यही करना है। बिल्कुल यार, वो माफी शायद जिंदगी में वो तभी मांगता है जब कोई काम गलत करता है। अदर देन दैट वो कभी ऐसा रवैया अपनाते नहीं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है, समहाउ हम देख रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। मुल्क में सियासी हलचल जो है वो नज़र एक बार फिर से आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखने के वो सिंध में काफ़ी एक्टिव है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये पंजाब और बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई जा रही है और मुसलसल इल्ज़ामात और बयानात का जो है वो सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल, और इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को अपोजिशन जमातें मुसलसल नज़रअंदाज कर रही हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से बातचीत के बजाय ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं, PDM से नाराज़ बिलावल भुट्टो ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिल्कुल जी, और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन लीडर इंतखाबी इस्लाहात का मामला पार्लियामेंट से बाहर तय करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन बनती है और सबसे पहले जमहूरी सोच की मुखालिफत करती है। तमाम जमातें दम तोड़ती तख्तनशीनी की लड़ाई का हिस्सा हैं। क्या कहना था फवाद चौधरी साहब का, आपको सुनाते हैं। सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। इनके दिन भी थोड़े हैं। आकर के इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की, इमरान खान खुद उसको लीड करेंगे। सिंध के अंदर अगली हुकूमत PTI की हुकूमत होगी। अगली दफ़ा पूरा सिंध इंशाल्लाह PTI का सिंध होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ये कहते हैं कि वफाकी वज़रा कराची में आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना फ़र्ज समझते हैं। मौजूदा सियासी हालात में पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान और पंजाब पर फोकस किया हुआ है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए पंजाब और बलूचिस्तान में सरगर्मियां तेज़ हैं। आसिफ जरदारी भी इन दिनों पंजाब में हैं और सूबे में पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म हैं। माजी की हलीफ जमातों से राबते कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में जाने वाले की वापसी की भी कोशिशें की जा रही हैं। और इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। ये कहेगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पंजाब में काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक कर रही है और मुतहरिक करने के लिए आसिफ जरदारी वो भी एक्टिव हो गए हैं। सो इस सियासी पेशरफ पर क्या कहेंगी आप? बदकिस्मती से जब तक नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का आपस में एक रवायती दाव पे चलता रहा तो दोनों जमातें जो हैं वो बारियां ले लेके पंजाब की सियासत पे अपने अपने अंदाज से सियासी स्पेस हासिल करने के लिए कोशा रही। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब जरदारी साहब ने नून लीग के साथ गठजोड़ कर लिया तो ये वो लम्हा और दिन था जब PTI मार्ज़ वजूद में आई, क्योंकि PTI के साथ चलने वाला जो वर्कर है, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, वो नवाज़ शरीफ के नज़रिए का मुखालिफ है और वो अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ की लूट खसूट और पाकिस्तान को तबाह करने की जो सियासत है उससे नाला है। तो जब तक जरदारी साहब ने नून लीग को टफ़ टाइम दिया, पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बाइज़्ज़त पोजीशन पे खड़ी रही। लेकिन जो ही इन्होंने रायवंड में जाके तितर बटेर खाने शुरू किए तो पीपल्स पार्टी की सियासत का पंजाब में जनाजा निकल गया। और ये उसी वक्त मुमकिन होना है जब ये नून लीग के साथ अपने गठजोड़ को तोड़ेंगे, जब ये साबित करेंगे कि नून लीग को पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में एक हलीफ के नहीं एक हरीफ के तौर पे ट्रीट करेगी, तो फिर शायद जो सोया हुआ जियाला है वो जाग जाए। एक और बात बड़ी है डॉक्टर साहिबा, ये आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में जाने वालों की वापसी के लिए भी आप कोश हैं, तो आपको लगता है कि इसमें उन्हें कामयाबी हासिल होगी? पंजाब के अंदर जो नवाज शरीफ का सताया हुआ है, जो नवाज शरीफ की जो है लूट खसूट की सियासत जो है उससे तंग है, जो नवाज शरीफ की
मरूसी सियासत और नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी के जो तोक़ हैं उनको उतार फेंकना चाहता है। और जो पंजाब के अंदर जो एक ख़ानदान शाही ख़ानदान की सियासत की रवायात और रवैये और ओवरऑल कंडक्ट है उससे नाला है, तो वो किसी सूरत भी किसी ऐसी जमात की तरफ नहीं देखेगा जिसका नवाज शरीफ के साथ कोई गठजोड़, कोई सियासी मुकमका या मुस्तकबिल में भी कोई सियासी एक दूसरे के साथ जो है वो हलीफ के तौर पे सामने आना मुमकिन हो। क्योंकि जो इमरान खान की क़यादत में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं वो नवाज शरीफ के किसी दोस्त की तरफ रुजू नहीं करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की मुखालफत में खड़े होना और नवाज शरीफ के दोस्तों की एक हलीफ बन के सियासी रफ़ीक बन के खड़े होना, ये उन तमाम जो सियासी कारकुन या वर्कर या साथ इलेक्शन लड़ने वाले जो नुमाइंदगान हैं उनकी अपनी ज़ात ये की तो नफ़ी लेकिन है। डॉक्टर साहब वाले से बात होगी ना, ज़रा ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजाइज कर रही है चीज़ों को, उनका जो फोकस है वो अब पंजाब है, उनका जो फोकस है वो बलूचिस्तान बनता जा रहा है, तो क्या तहरीक इंसाफ इस सियासी हिकमत अमली को संजीदा ले रही है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए उसकी एक स्ट्रगल है, एक जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की दास्तान है, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी में इस वक्त लीडरशिप का भी फुकदान है। और जो लीडरशिप का फुकदान है उसमें सियासी जोड़ तोड़ तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो एक पंजाब की सतह पे या ओवरऑल जो आप निशानदेही कर रहे हैं जनूबी पंजाब या बलूचिस्तान या ओवरऑल मुख्तलिफ सूबों के अंदर पीपल्स पार्टी जो हाथ पाँव मार रही है, तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो है वो काविशें कोई रंग लाएंगी, क्योंकि अल्टरनेटिव नून लीग के ख़िलाफ़ जो है उसको रजिस्ट करने वाला, उसको उसके सियासी हरीफ के तौर पे हर महाज पे मुकाबला करने वाला एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आशिका बानो साथ मौजूद थी। सियासी सूरत हाल में और सियासी महाज पर क्या हो रहा है ये तो आपने जान लिया, और क्या समत है ये भी आप देख रहे हैं, और अब आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है, ऑपोजिशन एक बार फिर से मुत्तहद होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो तलब कर ली गई है इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, तो देखेंगे इस हवाले से क्या होता है। अभी हम तो आपको थोड़ा बहुत मूड चेंज करते हैं। मूड चेंज करने की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि ऑफ कोर्स कभी कभी पॉलिटिकल हैपनिंग इतनी ज़्यादा होती हैं, आसपास महंगाई की खबरें भी इतनी ज़्यादा होती हैं, टैक्सेस की खबरें भी इतनी ज़्यादा होती हैं, तो हमें अपने आप को थोड़ा बहुत ना काम डाउन करने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए अच्छा ही होता है कि आप घर से बाहर वॉक करने निकलें, गहरे सांस लें। हाँ, गहरे सांस लें, वॉक पे निकलें, ना सिर्फ खुद निकलें, अपने बच्चों को भी साथ लेके निकलें। और अगर बच्चों को, वो इंसान के बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब और जानवरों के बच्चे, जानवर के बच्चे, चरिंद परिंद के भी मसले हो सकते हैं। अब आप देखें ना न्यूयॉर्क में, आप ये देखिए कोई चपेट की जरूरत नहीं है, किसी थप्पड़ की, किसी धमकी की, किसी अब्बा को बताने की धमकी की जरूरत ही नहीं है भाई। ब्रेक लेते हैं। जी जनाब, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर की तवज्जो इसकी अहमियत की तरफ दिलाना है ऑब्वियसली, और साथ साथ खुले समंदरों, बंदरगाहों और दीगर महफूज समुद्री इलाकों में महफूज नेविगेशन से मुताल्लिक किए गए कामों को सराहना है। नेविगेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर समंदर में ज़ेरे समंदर कोई चट्टानें तो नहीं है, समंदर कम या ज़्यादा गहरा तो नहीं है, वरना किसी आइसबर्ग का पता ना चले आपको तो पता चले आपका हाल भी टाइटैनिक जैसा हो। बिल्कुल जी, हो सकता है। तो हाइड्रोग्राफी एग्जैक्टली कहते हैं किसे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिफ इनाम जो कि साबिक डीजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। सर, सबसे पहले तो आसान लफ्ज़ों में बताइए कि जो हाइड्रोग्राफी है ये क्या चीज़ होती है, इसको क्यों मनाया जाता है और कितना इम्पोर्टेंट है ये दिन सेलिब्रेट करना? वालेकुम सलाम। देखें, सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो ये कि हाइड्रोग्राफी होती क्या है। हाइड्रोग्राफी साइंस का वो इल्म है जो समुद्र की मुख्तलिफ तरीके से पैमाइश करता है। उसमें उसकी गहराई से लेकर टाइड्स हैं, उनके
वेव्स एंड करंट्स की जो सूरत है उनके मुतालिक आगाही रखना और उनको चार्ट्स के ज़रिए सेफ नेविगेशन के तौर पे लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना है। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि तरक्की पजीर मुल्क है और बहरिया एक ऐसा शोबा है कि जिसके ऊपर मज़ीद जितनी तवज्जो दी जाए कम है, अगर हम हरबी एतबार से भी बात करें। तो ऐसे में हाइड्रोग्राफी के लिए क्या आप समझते हैं कि उतने फंड्स मुख्तस किए गए हैं, उतनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है कि हम ये सब काम कर रहे हैं? देखिए, हाइड्रोग्राफी पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा एक्टिव डिपार्टमेंट है और 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और 1982 में उसको उस ज़माने का स्टेट ऑफ द आर्ट शिप दिया गया बहरतमा। और उसके बाद चूंकि बहरतमा की जो इफेक्टिव लाइफ थी वो ख़त्म हो गई थी, तो 2019 में उसको एक लेटेस्ट और इस वक्त जो ओशनोग्राफिक एंड हाइड्रोग्राफिक सहूलत के साथ मुकम्मल तौर पर लैस एक नया शिप पाकिस्तान नेवी ने हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट को लेकर दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो आपने कहा कि महदूद माशी वसाइल के बावजूद हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट इज फुली इक्विप्ड to undertake any kind of surveys in the Pakistan maritime area. जबरदस्त। अच्छा सर, तो बताइएगा कि जो पाकिस्तान में बहरी सर्वे के हवाले से जो है ये कितनी पेशरफ्त हुई अभी तक? जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान नेवी ने जो हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट को एक लेटेस्ट शिप दिया हुआ है, उसकी जो वजह है वो ये है कि अब चूंकि पाकिस्तान का मेरीटाइम एरिया भी एक्सटेंड हो गया है, 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर तक वसी हो गया है। उसके अलावा इस वक्त दुनिया में अगर आपको इल्म हो कि यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑफ द ओशन साइंस ये डिक्लेयर किया है 2021 से 2030, तो उसमें हर मुल्क के लिए ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ समुद्री मामलात को स्टडी करे, उनके मुतालिक डेटा गैदर करें। तो ये जरा फरमाइएगा कि इन कंपैरिजन, जाहिर है कि हमारे साथ जो पड़ोसी ममालिक हैं, दुश्मन मुल्क भी हैं, दूसरे भी हैं, तो उनके साथ इन कंपैरिजन हम कितना बेहतर काम कर रहे हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, और साथ ही ये जो हमारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं जैसे PC-3 ओरियन थे, साब एयरक्राफ्ट था, तो क्या ये भी किसी तरह से मदद करते हैं समंदर की मैपिंग में? देखिए, समंदर ये जो पड़ोसी ममालिक के साथ आपने कंपैरिजन किया है, तो पाकिस्तान का जो साहिल है वो 1,000 किलोमीटर है, जबकि अगर आप इंडिया को देखें तो तकरीबन 7,000 किलोमीटर का एरिया है। तो क्योंकि इंडिया का इलाका काफ़ी बड़ा है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो जाहिर सी बात है कि उनके वसाइल थोड़े निस्बतन ज़्यादा हैं, लेकिन हम अपने महदूद वसाइल के बावजूद, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वी आर वेल इक्विप्ड, और इसमें ये कहने का मतलब नहीं है, इसमें पाकिस्तान नेवी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी भी एक और शिप लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मजीद अपने आप को बेहतर इक्विप कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और जनाब, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इस बारे में बहरी सर्वे होना ज़रूरी है, पता होना चाहिए किस रास्ते पे जा रहे हैं। ये नहीं है कि समंदर है तो चले जाएं, बाकायदा रूट्स होते हैं, रूट्स में क्या कुछ होता है ये भी देखना होता है। इवन ये कि जब आप फजाई सफर में जा रहे होते हैं तो वो भी बाकायदा तौर पर उसके अंदर फ्लाइट लेवल्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उसी पर तैयारे सफर करते हैं। तो ये नहीं है कि जहाँ सड़कें बनी हुई हैं वहाँ पर ही जनाब रूट है, बाकी किसी जगह नहीं। महदूद वसाइल के बावजूद तमाम तर चीज़ों का जो है इस हवाले से ख्याल भी रखा जा रहा है और सर्विस कंडक्ट किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, सर हमारे साथ मौजूद थे। और अब आगे आपको पता है कि आज दुनिया भर में योगा के हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है, योगा के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है। हम खुद बाखबर सवेरा में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी बताएं कि जी घर बैठे आप योगा कैसे कर सकते हैं। आज भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। जी, तो बाखबर सवेरा में आपका एक बार फिर से खैर मकदम। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज सालगिरह है।
68वीं اور ایسے میں اس کی تقریب سندھ اسمبلی کی آڈیٹوریم میں ہوگی. بلاول بھٹو خصوصی طور پر سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے. اسمبلی آڈیٹوریم میں شہید بے نظیر بھٹو کی تصاویر آویزاں کر دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، پی ارکان اس میں شریک ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے خاص طور پر انتظامات کیے گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سجاوٹیں بھی اسمبلی کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسمبلی آڈیٹوریم میں جو ارینجمنٹس ہیں ان کا بھی کیا سلسلہ وہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے. جی، اور آج کیونکہ دنیا بھر میں یوگا کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے، یوگا کے حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے. اپنے شو میں بھی ہم اکثر یوگا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ یوگا ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ صرف آپ کو فزیکلی طور پہ بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، بلکہ آپ کو مینٹلی طور پہ بھی بہت زیادہ کام ڈاؤن رکھتی ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو اگر ہم سب سے بڑی اگر کمپنی کی بات کر لیں وچ از گوگل، جو کہ آپ کی میری ہم سب کی بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے اپنے امپلائیز کے لیے بھی ان کی ویل بینگ کو دیتے ہوئے 20 منٹ مسٹ کیے ہوئے جناب کہ آپ نے یوگا ضرور کرنا ہے، بیکاز اٹ وڈ ڈیفینیٹلی ہیلپ دیم ان فوکسنگ. تو آج ہمارے ساتھ اسی والے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے. میں اکیلی نہیں ہوں جناب، میرے ساتھ جو آپ کو پتا ہے جو ہمارے کو اینکر ہیں ان کو بھی یوگا کا بہت زیادہ شوق ہے. تو ہم دونوں مل کے آج بہت ساری باتیں پوچھیں گے ہمارے آپ کے سب کے دل پسند یوگی ہمارے ساتھ موجود ہے. منور، السلام علیکم منور، ویلکم ٹو باخبر سویرا. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اگین. جی بالکل، میں چاہوں گی ذرا آپ بھی آ جائیے جناب. یہ میں اس وقت سننے کی جو حص ہے جی جی اس سے میں متاثر ہو چکا ہوں کچھ لمحات کے لیے. تو ظاہر ہے کہ آپ کا یہ علم ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. بالکل. اچھا اب یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو ہم یوگا کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں، آج ہم ذرا ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ بات کریں گے کہ آج سب سے پہلے تو بتائیں تھیم کیا اس سال کی 2021 کی؟ ہر سال 21 جون کو یوگا ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. آج کی جو تھیم ہے یوگا کی وہ ہے بیسکلی یوگا فار ویلنس. لاسٹ ایئر کیونکہ کووڈ تھا تو وہ تھی یوگا وتھ فیملی، یوگا ایٹ ہوم. تو اب کیونکہ تھنگس آر گیٹنگ بیک، لائف واپس آ رہی ہے تو اب ویلنس ضروری ہے. جیسے آپ نے ابھی گوگل کا ذکر کیا، ایسے ہی میں بتاؤں گا جاپان کے اندر اسکول کے بچوں کو فوکس کرنے کے لیے کہ ان کی میموری اچھی رہے، ان کے اسٹڈیز میں فوکس رہے، 20 منٹس کی میڈیٹیشن ان کو کروائی جاتی ہے. اچھا، یہ تو اینکرز میں بھی ویسے کروانی چاہیے، جرنلسٹ کو بھی کروانی چاہیے. جیسے ہمارے اسکول میں پی ٹی ہوتی تھی بچپن میں، تو ایگزیکٹلی وہ ان کے بھی اب یہ ہو رہا ہے. اور گلوبلی میڈیٹیشن اور یوگا کو کافی جسے کہتے ہیں نا کہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. یونائٹیڈ نیشن نے بیسکلی 2015 میں یہ ایک جسے کہتے ہیں ریزولوشن پاس ہوئی تھی فار فزیکل ہیلتھ. 2015 میں بیسکلی اس کی بیسس کے اوپر یہ یوگا ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ WHO کا جو ان کا گلوبل جو ایجنڈا ہے فار فزیکل فٹنس، اس میں 2018-2030 اس میں یوگا کو انہوں نے بڑا فوکس کیا ہے. اسی طریقے سے یونیسیف نے یہ چیز کال کی ہے کہ جی جو بچے ہیں وہ بھی یوگا کریں. سب جگہ تو ہو رہا ہے، بالکل. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ مختلف ہے. جاپان کی آپ نے مثال دی، تو جاپان میں تو بچوں کو یہ ڈرل بھی کروائی جاتی ہے کہ کسی زلزلے یا سونامی کی صورت میں آپ نے کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، کس طریقے سے خود کو محفوظ کریں. پاکستان میں یہ تصور نہیں ہے. بالکل. تو پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے یہ دیکھیے، پاکستان میں میری ریکویسٹ یہ گورنمنٹ لیول پہ جیسے ٹوریزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے یہ ویلنس اور یوگا ہیلتھ کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کی میں آپ کو ایک بیسٹ چیز بتاؤں. دیکھیں، یوگا کے صرف فزیکل بینیفٹس نہیں ہیں، آپ کے اسپریچول، ایون کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ. جو اگر آپ بات کی جائے اسٹوڈنٹس کی ہم بات کرتے ہیں یا آفس کی جیسے آپ نے بات کی، تو دیکھیں اسٹریس ہر بندے کو ہے. اس سوسائٹی میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا مجھے اسٹریس نہیں ہے. اچھا، جو لوگ پیپرز دینے جائیں گے ابھی یا جاب انٹرویوز کے لیے جا رہے ہیں، انزائٹی تو آپ کو رہتی ہے. فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کا ایک خوف رہتا ہے. جیسے مجھے جب بھی میں آتا ہوں شو پہ تو مجھے انزائٹی ہو رہی تھی کہ یار کیمرے کے سامنے ٹھیک ہے نا، ہمیں شو شروع ہونے سے پہلے ہمیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج کا شو کیسا جائے گا، کیا ہوگا. تو چلے ہم ذرا شروع کرتے ہیں یوگا. سب سے پہلے کیونکہ میڈیٹیشن پہ کام کرتے ہیں، دماغی ہیلتھ، دماغی سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک. اچھا، میں اسٹارٹ کرتا ہوں. یہ پہلا پوسچر کیونکہ میں پھر بیٹھ جاؤں گا، تو یہ ہم بیسکلی یہ اس میں میڈیٹیشن بھی ہے، پلس یہ آپ کی جو ہے نا یہ ماؤنٹین پوز ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ دیکھیں، اگر آپ نارمل بھی ایسے کر لیں گے نا کہ آپ کے سارے فرام دا برین ٹو باٹم آف یور ٹو آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ سارا آپ کی باڈی میں سب سے بیسٹ پوزیشن ہوتی ہے بلڈ فلو کو ٹریول کرنے کے لیے. اب میں تھوڑا سا اس کو پمپ کروں گا اپنی باڈی کو، لنگس، تاکہ آپ کی ایکٹیویٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم اگر ساتھ کر لیں تو بڑا ایزی ہے.
इनहेल, एक्सहेल, ओके। आपने स्लो इनहेलेशन करनी है और स्लो ही एक्सहेलेशन करनी है। ठीक है। इसमें होगा क्या, आपके जो लंग्स है ना वो फुल वर्किंग में आते हैं। बड़ा गेम का रूल है, बेसिक सा, द स्लो यू ब्रीथ द लॉन्गर यू लिव। ओके। जितना आप स्लो सांस लेंगे, आहिस्ता सांस लेंगे, उतना आपके ऑर्गन्स में ऑक्सीजन अच्छी ट्रेवल करेगी। इतना स्लो ना हो जाए कि रुक जाए, इतना ना हो, हाँ। लेकिन इतनी हो कि आपकी जो ऑर्गन्स को जो क्योंकि हम जब बात कर रहे होते हैं या नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं ना, हम वो अपने लंग्स को प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हम मेडिटेशन, जो बेसिकली बात होती है मेडिटेशन में, आप बिल्कुल फोकस करके सारे आई रिमेंबर, सॉरी टू इंटरप्ट, आई रिमेंबर कि जब कोरोना कोविड-19 की वजह से लोग मुतासिर थे और उनके लंग्स के इश्यूज थे, तो उनको एक थेरेपी ये भी आई थी कि उनको उल्टा लिटा के फिर उनको ब्रीथ, मतलब गहरा सांस लेने के लिए मैं कहा आपको जाता है। रीजन बताऊं कि मैंने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि जब आपके जो लंग्स का जो बैक होता है ना, वो प्रॉपर फंक्शन एक्सपर कर रहा होता है, ज्यादा एरिया आपका बैक का होता है। तो ये भी डॉक्टर्स ने कहा था कि एक्चुअली इसमें उल्टा हर किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो वो फिर थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि योगा डे है तो मैं चाह रहा हूँ ऐसी मिक्स प्लेट बनाऊं ताकि आपको शोल्डर्स की, एब्स की, थाइस की सारी एक्सरसाइजेस बता लें, ताकि हम स्टार्ट करते हैं। हम दोनों भी वैसे मेरे ख्याल से चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, जो करने वाली होंगी जो हम कर सकते हैं इजीली हम कर सकेंगे, जितने हमारे कपड़े में इजाजत है। देखिए, ये चौकड़ी तो सबसे बेसिक है, बिल्कुल ठीक है, आलती पालती। इसको हम कहते हैं हैप्पी पोज भी कहते हैं, इजी पोज भी कहते हैं। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आप बैठे हैं आलती पालती मार के, मैं इजी होके बैठा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल रिलैक्स होके हमने बैठेंगे। ये इजी पोज है। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेडिटेशन से। हम बेसिक बिल्कुल मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, और ये वाली टेक्निक बेसिक होती है जिसमें आपको रिलैक्स मिलता है, आपकी बॉडी काम होती है, आप कोई स्ट्रेस होगा, बिल्कुल जेनरिक है ये सबके लिए, ठीक है। इनहेल करेंगे, बैठना आपने स्ट्रेट है, ऐसे होके नहीं बैठना, आपने स्ट्रेट बैठेंगे। ये आप रिकमेंड मैं करूँगा कि अगर आप सुबह कर सकते हैं, बेस्ट है मेडिटेशन का टाइम, बिल्कुल। या आप फिर अगर ऐसे करेंगे रात में करें। अच्छा, इसका फायदा ये है कि आप घर में हो, कहीं भी हो, बैठ के कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इवन कि अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, आप अपनी चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। और चेयर पे टांगे चढ़ा लें, एग्जैक्ट, नहीं ना चढ़ाएं, नॉर्मली आप स्ट्रेट करें और सीधे होके करें। अच्छा, ये तरीका मैं आपको बता दूं, इनहेल आपने करने आईज क्लोज करके, ओके, ये आप अपने माउथ से भी एक्सहेल कर सकते हैं और अपने नोज से भी एक्सहेल कर सकते हैं, लेकिन स्लो करेंगे आप, ठीक है। एक ही हमारी मेडिटेशन होगी, इसको आप डेली की प्रैक्टिस कर लें, 5 to 10 मिनट्स से स्टार्ट करें और 30 to 45 मिनट्स तक डेली की रूटीन बना लें। आपको मैं गारंटी करता हूँ 1 महीने के बाद आपको इसके सारे बेनिफिट्स होंगे, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ऑल्सो मुनव्वर, ये वो चीज़ है, जैसे अगर रात में भी कहा जाता है, वो लोग जो इंसोम्निक होते हैं, जिनको नींद नहीं आती, उनको भी कहा जाता है कि आप 10 मिनट बैठें और ये मुद्रा तो प्रैक्टिस जरूर करें, जिसमें आपने सांस लंबा इनहेल करके एक्सहेल करना है, तो उससे भी नींद आ जाती है। ये कैसे काम करता है? देखें, वही मैंने आपको कहा ना कि आपको जो आप जितनी मेडिटेशन में क्या होता है, फोकस कर रहे होते हैं, जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं, वो क्या रहा होता है कि आपके जो ब्रेन को सांस, जो ऑक्सीजन है बेसिकली, ब्लड सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है, वो कंप्लीट पहुंचती है। जब वो 100% या मैक्सिमम पहुंचती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, बेसिक चलें, ये हो गया एक हमारा, एक हम शोल्डर की मैं आपको बेसिक बताता हूँ, क्योंकि जो मोबाइल यूजर्स भी बहुत हैं हमारे उसमें, तो देखिए सारे ही हैं, मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा है ना, ये आपने करना, ठीक है। ये आपका राइट आर्म है, इसको आपने रैप किया लेफ्ट से, ठीक है, प्रेस करेंगे अपने राइट आर्म को, और ये ऐसे लेफ्ट को भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा होता है नेक पर, मुसलसल तो झुके हुए थे नीचे, बिल्कुल, यहाँ बहुत ये आपने करना है, और ये आपने, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रिलैक्स करके ना, एक आप ये राइट का सर्किल बना लें, एक लेफ्ट, इसको आप 5-5 दफा करके कर लें, ताकि आपकी जो नेक और आपके शोल्डर्स, जो मोबाइल यूजर हैं, लैपटॉप यूजर हैं, ये होगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा आपका हम चलते हैं कि ये आपकी एक फुल बॉडी है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि ये प्लैंक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये। अच्छा, आप इसमें ना डॉल्फिन प्लैंक भी कर सकते हैं। अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जी मेरे शोल्डर्स, मेरे एब्स, ये फुल बॉडी वर्कआउट है, आपकी थाइस को, आपकी पूरी बॉडी को एंगेज करेगी, ठीक है। इसके 2 वेरिएशंस हैं। एक तो ये होता है जी हाई प्लैंक, ठीक है। इसमें आपने बॉडी आपकी 1 लाइन में होनी चाहिए, ना हिप्स डाउन होंगे, ना हिप्स ऊपर होंगे, स्ट्रेट होंगे, ठीक है।
थोड़ा सा चैलेंजिंग करना है आपने इसको, ओहो, ये तो आपने बहुत टफ तो कर आप दिया। डॉल्फिन फ्लाइंग कर सकते ठीक है। हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को जैसे अभी अगर साइड नीज की प्रॉब्लम हो नहीं होती तो आप नीज पे आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, खवातीन आप- के लिए दोबारा से बता दें, खवातीन पे हम नीज पे प्लैंक कैसे कर सकते हैं, वो इजी हो जाएगा। अच्छा देखिए, खवातीन के लिए ऐसा है कि वो थोड़ा सा ये करके हल्का सा यूं कर लें, नीज टच कर हाँ, सकते नीज हैं। नीज टच कर उससे लें, फिर भी आपकी कोर पे आपके आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होना शुरू होगा। ठीक ठीक है, एक लास्ट एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ आपको लेग्स के लिए। ठीक ठीक है, इसमें हम दो बड़ा इजी है ये, वॉरियर 2 हम जिसे कहते हैं, ओह, जो ये आपकी नीज को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है ना, ये आपने ओपन करना है इसमें, हाँ, आपकी दोनों साइड पे करना होता है, राइट और लेफ्ट पे। ये इस तरह करके आप करेंगे। ठीक है, आपकी कोर भी एंगेज हो गई, आपकी थाइज, आपकी काफ्स सब और अगर मजीद अपने आप को थोड़ा सा उसमें और घुमा ले ताकि आपकी बैक वो जो आपके सुकून भी मिल जाएगा, और Warrior आपके pose में आसपास थोड़ा के लोग भी घूम जाएगा। डरे रहेंगे आपसे। ठीक है, ये तो इस पोस्ट इसने बना लिया है, अब इसने लगा देनी है मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच मुनव्वर आपका। और अब जनाब यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।